खेलने कूदने में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट, तो बच्चा ऑब्वियसली पढ़ाई में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, और वहां से सीए करने का चैलेंज लेना, व्हाट्स बिहाइंड दैट? सो हमारे देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है, बट आजकल शायद पार्ट बन गया है। 2013 कुछ ऐसा हुआ व्हेन यू फेल्ड के सीए पेपर इज नॉट फॉर मी। 17 में जीएसटी आया, मैंने 2014 में मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। आई वाज द फर्स्ट जीएसटी पीएचडी इन इंडिया। आईबीएस पे इतना काम करते थे, कोई स्मॉल बिजनेस के लिए ऐसे कोई पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं जहां उनको ध्यान देना चाहिए टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस? So, welcome sir. थैंक So यू सो मच। first thing which comes from your background, कि इनिशियली जो बचपन का टाइम जो कहते हैं ना, उस टाइम बड़ा क्रिकेट का शौक था, रणजी ट्रॉफी तक गए थे, म्यूजिक में नेशनल लेवल तक गए थे, फिर ये पूरा आर्ट वार्ट स्पोर्ट्स छोड़ के कहाँ सीए में आ गए? सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस? एज सच देयर इज़ नो स्टोरी, बट रियलिटी ये है कि फैमिली बैकग्राउंड हमारा ऐसा नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड था बिजनेस का, या रिलीजियस बुक जो गीता प्रेस गोरखपुर की आती हैं वो एक फैमिली बैकग्राउंड था। तो एंड शायद उस समय उतना स्कोप भी नहीं था। अगर हम आज की बात करें और आज से 30 साल पहले की बात करें तो वो स्कोप नहीं था कि हम क्रिकेट के लिए फोकस करें या म्यूज़िक में फोकस करें। अभी तो बहुत जगह मल्टीपल एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि पेरेंट्स का ऐसा था कि आप कुछ पहले कर लो, सीए कर लो, एंड बाद में फिर आपको जो करना है आप करें। बट आपको पता है सीए होने के बाद फिर मुड़ा नथिंग रिमेन्स, फिर वो यही रहता है कि अब सीए की प्रैक्टिस करते हैं। दैट वाज द रीज़न। सो क्रिकेट और म्यूजिक इन सब लाइन में अगर किसी को इंटरेस्ट है, सो पढ़ाई में इतना फोकस था कि सीए कहा गया और मैं कर लूंगा? टफ क्वेश्चन है ये। एक कहावत है, फर्स्ट लव। तो स्टिल माय फर्स्ट लव इज म्यूजिक एंड क्रिकेट। बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो बिजनेस आपके पेरेंट्स कर रहे हैं शायद वो नहीं करना है। सो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन यही था कि मैंने अपने जिनको मैं फॉलो करता था, मेरे आइडल जो थे जिनकी वजह से मैं सीए किया, मेरे मौसा जी थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन दैट आई कैन हैव, एंड देन जहाँ डेस्टिनी ले जाए डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। तो वो एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने थोड़ा फोकस किया पढ़ाई पे। रैंक होल्डर था मैं सीए में भी। बट आपके क्वेश्चन का अगर फिर मेरे को फाइनल आंसर देना हो या कंक्लूजन आंसर देना हो तो यस, आई वॉज नॉट मेड फॉर सीए, आई वॉज मेड फॉर म्यूजिक और समथिंग एल्स, बट दिस इज हाउ इट इज। अगेन माय क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको वापस क्लियर करता हूँ कि एक खेलने कूदने में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट, तो बच्चा ऑब्वियसली पढ़ाई में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, और वहां से सीए करने का चैलेंज लेना, एक नॉर्मल अच्छा भला पढ़ता बच्चा भी होता है ना, उसको भी सीए बोलते नहीं, सीए बहुत टफ है। सो व्हाट्स बिहाइंड दैट? नथिंग बिहाइंड दैट। पढ़ाई में भी मैं एवरेज था। ओके, आई वॉज नॉट वेरी बैड, आई वॉज नॉट वेरी गुड, आई वॉज एवरेज। फर्स्ट डिवीजन में उस समय तो फर्स्ट डिवीजन में बहुत बड़ी बात होती थी, तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन में पास भी होते थे। एंड अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था मैं जिस वक्त में था। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में वीक था, बट यस सीए वॉज टफ। और शायद वो एक नेचर ऐसा है कि चैलेंज लेना है, स्पोर्ट्समैन थे ना, तो वो चैलेंज लिया कि नहीं करेंगे। तो और उस समय तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार में पूरी सिटी में 2 लोग सीए करते थे, ऐसा होता था। तो हमको 10-12 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था, और वहाँ जाके हम उनसे भैया से मिलते थे जो मेरे से 1 साल सीनियर थे, उनसे मिलते थे, उनसे समझते थे। मटेरियल्स भी उतने नहीं थे जितने आज हैं, इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था। और इच्छा हुई कि वो करेंगे, उसी डिग्री की वैल्यू है। प्लस एक और बैकग्राउंड है, शायद मारवाड़ीज हैं, वो भी एक बैकग्राउंड है कि हमारी फैमिलीज में ज़्यादातर से सीए। हाँ बराबर है। तो वो भी एक रीज़न है कि सीए में आना पकड़ा, मतलब म्यूजिक को और उसको सेकंड कर दिया। गुड है, सुपर। सो बोलते ना, ये बोलते पूत के बाद पैर पालने में छाने नहीं रहते, वैसे सो मिडास तो बचपन से ही था। मतलब क्रिकेट भी खेल रहे थे, म्यूजिक भी कर रहे थे, पढ़ाई में भी अच्छा करना, दैट इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। सो रियली इंस्पायर्ड टू लिसन ऑल दिस थिंग्स। गुड, चलिए आगे चले। तो फिर आपने सीए किया, और सीए करने के बाद लॉ किया, फिर ये इंश्योरेंस का ऊपर आया, और अभी तो मेरे साथ ज्यादा फोकस एडवोकेट पे है। बिल्कुल। सो सीए जैसी चैलेंज लेके डिग्री करके
then becoming an advocate, getting in the insolvency laws and everything, and getting into advocate. What is in your head? मुझे तो वो ज़्यादा जानने में ज़्यादा इच्छा है. अगेन यही बोलूँगा कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते रहे लाइफ में. सीए किया, आर्टिकलशिप मैंने कई जगह से की, मल्टीपल फर्म्स में से, कलकत्ता भी था. मैं जब सूरत आया 99 में, उसके बाद मैंने सीए क्वालिफाई किया, फाइनल्स का एग्ज़ाम दिया था यहाँ Yeah. से. देन सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट की, कोई ऑप्शन नहीं था, और एक क्लासेस स्टार्ट की. मेरा एक फ्रेंड है, हाँ. उसके साथ हमने क्लासेस स्टार्ट Yeah. की. बट फाइनली प्रैक्टिस में आना था तो प्रैक्टिस में आ गए. ओवर द पीरियड इन टाइम काफ़ी चीज़ें टेस्ट की. सॉफ्टवेयर में गया, सॉफ्टवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर में नंबर 1 पे थे. डिजिटल सिग्नेचर्स का बिजनेस किया, उसमें नंबर 1 पे थे नेशनल पे. बट सेटिस्फेक्शन नहीं था. Okay. तो 17 साल सीए का प्रैक्टिस किया, 2000 से लेके 2017 तक. 17 में कन्वर्ट हुआ, और उसका रीज़न ये था कि 2013 में कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ प्रैक्टिस में जहाँ पे मुझे लगा कि यार शायद सीए की प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं बना हूँ. ऑडिट करने के लिए या अकाउंटेंसी करने के लिए आई एम नॉट देयर. Yeah. बेसिकली मेरा इंटरेस्ट शुरू से टैक्स में था, मैं टैक्स ही पढ़ाता था. हाँ. तो इसलिए मैंने टैक्स पे फोकस किया कि व्हाई नॉट एक्सप्लोर समथिंग एल्स. तो उसी समय में मैं कुछ सीनियर से मिला, कुछ लोगों को देखा जो लोग सीए थे और बाद में एडवोकेसी की प्रैक्टिस करते थे, तो मुझे वो अच्छा लगा. सो फिर मैंने 2016 में लॉ कंप्लीट किया, एंड इमीडिएटली जैसे ही लॉ कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली मैं एडवोकेट की प्रैक्टिस में गया. Super. और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो मैंने आईबीसी का एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम भी 2020 में हम लोगों ने दिया था, मैंने और मेरी वाइफ ने साथ में ही दिया था. एंड उसका रीज़न ये था कि एनसीएलटी का स्कोप काफ़ी बढ़ गया था और आईबीसी का काफ़ी स्कोप था. तो वो ये था कि एक एक्सप्लोर करते हैं, एक ऐसा सेगमेंट, हम लोग टैक्स में तो प्रैक्टिस करते हैं, बट ऐसा सेगमेंट भी एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे हम कंपनीज एक्ट में या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के भी प्रैक्टिस कर सकें. सो दैट वाज द रीज़न. So आपने बीच में 2013 कुछ ऐसा हुआ when you felt के CA practice not for me. Can you share a bit more into that? हाँ, सी हाउ टू पुट इट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या होता है कि जब हम कोई एक प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट प्रैक्टिस होता है, सो हमारे देश में आई विल नॉट से करप्शन बहुत ज़्यादा है, बट आजकल शायद पार्ट बन गया है. एंड एट टाइम्स रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो, हमें ओब्लाइज करना होता है. तो कई बार ओब्लाइज करते हैं तो हम उसके सामने फेवर्स मांगते हैं. मैंने भी अपने कुछ ऐसे क्लाइंट्स के लिए फेवर्स मांगे, और जो अदर साइड थी, डिपार्टमेंट की साइड थी, उनको ओब्लाइज किया. वो टर्न अराउंड हुआ, वो रोल बैक हुआ मेरे ऊपर. उसकी वजह से मुझे काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए और मेंटल ट्रॉमास भी हुए. बराबर. सो दैट डे आई डिसाइडेड कि ये सब करने के लिए इतना पड़े नहीं है. हाँ, सॉरी नहीं. सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने Exactly. सोचा यार अगर सीए की प्रैक्टिस करूंगा और डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे ये शायद करना पड़ेगा. एंड जो अभी मेरा सिचुएशन हुआ है कि वो फॉल बैक हुआ मेरे ऊपर, वो दोबारा भी हो सकता है. तो वाई टू टेक ऑल दैट रिस्क. एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल हैव टू फाइंड आउट सम अदर वे. उसके बाद यू विल नॉट बिलीव 2013 जनवरी का बात है वो. इट इज़ 2025, वी आर सिटिंग इन Yeah. 2025 अगस्त. Yeah. मैं अभी तक डिपार्टमेंट उसके बाद विजिट नहीं किया हूँ. Oh, And I'm practicing much better than what I was practicing earlier. with much bigger name and Yes. but much bigger contribution to the society. Correct. So उसमें efforts लगे, efforts बहुत Absolutely, लगे, effort में कुछ भी नहीं होना. but satisfaction आया जो पहले satisfaction नहीं था. So यही 2013 का वो instance था मेरे लिए life turning था. for that. तो because of that I shifted to this. So दो चीजें what I'm hearing is, एक तो होता है कि हाँ, जैसे बोले कुछ लाइफ में इंस्टेंसेस होते हैं वो अपने को कहीं ना कहीं ले जाते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी सुनाई दे रहा है कि यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ. ये नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं करना है, ये अच्छा लग रहा है तो करना है. सो दैट Even I got to I went to that extent कि मैंने 2017 में GST आया. मैंने 2014 में, ये 2013 के इंस्टेंस के बाद मैंने PhD ज्वाइन किया इन दैट GST. ओ और मैं उस वक्त यूरोपियन वैट पे, यूरोपियन जीएसटी पे रिसर्च कर रहा था. सुपर. बट बीच में जीएसटी आ गया तो फिर मेरे को इंडियन जीएसटी पे रिसर्च करके मैं आई वाज द फर्स्ट जीएसटी पीएचडी इन इंडिया. क्या हुआ? जीएसटी सब्जेक्ट पे मैंने पीएचडी किया. सो ये रीज़न भी वही है कि 2013 में शिफ्ट हुआ. आई वांटेड टू गो एंड ट्राई समथिंग एल्स. सो मैं उस लेवल तक गया कि अगर मैं एडवोकेसी की प्रैक्टिस में नहीं जाता या वहाँ सक्सेसफुल नहीं होता तो आई विल बिकम अ टीचर, जो मैं करता था, हाँ बराबर जो है. अपने स्टूडेंट एज से करता था और सीए होने के बाद भी करता था. तो आई थॉट कि मैं आई विल कंटिन्यू with a professorship,
But I'll not continue with what I was doing till 2013. और बीइंग अ टीचर दिस आई कैन वाउच, इससे नोबल और फुलफिलिंग प्रोफेशन नहीं सेटिस्फेक्शन है ही नहीं सर. है ही नहीं. वेरी वेरी फुलफिलिंग जॉब. बिल्कुल. गॉट इट. सो एक अलग क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि क्रिकेट में अच्छे थे, म्यूजिक अच्छा था, सॉफ्टवेयर किया वो अच्छा था, जो अभी कर रहे हो उसमें यू आर इन द बेस्ट अमंग द बेस्ट, तो सब में वो रहा. सो एनी सीक्रेट इन इंग्रेडिएंट यू विल ट्राई टू टेल द ऑडियंस? बहुत सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ फॉलो करता हूँ जो मैंने अभी, एक हमारे प्रोफेशन में एक बहुत लीजेंड है अरविंद दतार सर. सो ही इज अ लेजेंड इन द प्रोफेशन. ही इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट टर्न एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है. उनका एक मैं वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर सक्सेस का पाथ डिफाइंड है, कोई इस पाथ पे चल के सक्सेसफुल हो चुका है, आप अगर उसी पाथ पे चलोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल, दैट इज गारंटेड. सो मैंने ऐसे ही कुछ पाथ को सेलेक्ट किया जिन पाथ पे ऑलरेडी लोग चल चुके हैं, प्लस कंसिस्टेंसी और आई वुड से सेल्फ ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट रख के, पेशेंस रख के, कंसिस्टेंटली शायद 18-20 घंटे मेहनत की टू क्रिएट अ नेम, और कोशिश किया कि जो भी पहले हो गया उसको जाने देते हैं और नया स्टार्ट करते हैं. सो आई फॉलो दैट ओनली, जो दतार सर ने बोला है कि अगर एक सक्सेस का पार्ट डिफाइंड एंड इफ यू वांट टू रीच टू दैट, उसके ऊपर जाना चाहते हो तो यू विल हैव टू डिफाइन योरसेल्फ. बट वहाँ तक जाने के लिए तो अगर आप उस पाथ को फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू अचीव इट. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट. सुपर. सो ये आपने बड़ा एकदम परफेक्ट में रखा. इसको थोड़े मस्ती के टोन में बोलूं तो एग्जाम के अलावा हर जगह कॉपी करना अच्छा है. सो इट्स इन सेंस दैट ओनली, किसी सक्सेस स्टोरी है उसको मैंने कॉपी कर, उसको फॉलो किया तो वो हो जाता है. प्लस सेकंड थिंग विच आई रियली फील जो नोट करने लायक है, वो आपने उतना उसको हाईलाइट नहीं करके दत्ता सर की बात को किया. कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट. व्हाट व्हिच यू डिड, 16-18 घंटे काम करना, इट्स नॉट इजी. करेक्ट. और वो भी एक प्रोफेशन अच्छा वाला चल रहा था उसे शिफ्ट होने के लिए. ऑसम. गॉट इट. अब थोड़ा सा इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड, इनिशियली सीए हो गए, फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया, आपने बोला कोचिंग भी किया, तो व्हाट वाज द इनिशियल चैलेंजेस एंड हाउ टू डेल्ट विद इट? इनिशियल चैलेंजेस. सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं दूसरी स्टेट से आया था. सूरत में मैं किसी को भी नहीं जानता था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. नरमत लाइब्रेरी गया, वहाँ पे दोस्त बने. हाँ, सो आई स्टार्टेड विद देम. यू वर आल्सो वन ऑफ देम. नर्मद के कनेक्शन. सो भुवन सिंघी वाज माय फ्रेंड. भुवन सिंघी, विकास जैन, हम लोग का एक ग्रुप था. वी स्टडीड टुगेदर. सरेश भराला भी था उसमें. हाँ, हाँ. हम वो डायरेक्ट टैक्सेशन वो सब डिस्कस और आप करते लोगों थे. ने वो फिर कोचिंग शुरू किया था. हाँ, फिर मैंने और भुवन ने पहले सूरत में स्टार्ट किया, बट फिर उस वक्त सूरत में उतना स्कोप दिखता नहीं था मतलब क्लासेस का, ऐसा लगता था बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस बैकग्राउंड था. ये हमारा परसेप्शन हुआ. ठीक है, व्हाटएवर इट इज. देन वी वेंट टू बड़ौदा. हम दोनों लोग बड़ौदा शिफ्ट हो गए. बड़ौदा में हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया ओह, एंड वी वर डूइंग वंडरफुली वेल. बट होता है कुछ चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं कि आपके लिए, आप उसके लिए शायद नहीं बने हो. सो फाइनली एक बैच हम लोगों ने किया एंड देन देयर वर सम चैलेंजेस विद भुवन ऑल्सो. उसके कुछ फ्रूट के और बाकी भी चैलेंजेस आए, हम लोगों में भी कुछ डिफरेंसेस आए. बिकॉज ऑफ दैट वी डिसाइडेड टू क्विट फ्रॉम दैट. तो भुवन ने डिसाइड किया एंड वो क्विट किया एंड ही वेंट टू कॉर्पोरेट. मैं कंटिन्यू किया. तो मैं ऐसा करता था कि मैं पहले सूरत में मंडे टू फ्राइडे रहता था. यहाँ पे मैं एक जगह जॉब करता था, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और सैटरडे संडे आई यूज्ड टू गो टू बड़ौदा. वहाँ मैं क्लासेस करता था. सो मैं डायरेक्ट एक्सेस सीए फाइनल्स को पढ़ाता था वहाँ पे. सुपर. एंड अराउंड 2000 मेरे ख्याल से पढ़ाए होंगे हम लोगों ने टोटल बच्चे अभी तक, क्या बात, जिसमें से 200 लोग तो सीए होंगे. क्या बात. सूरत का मुझे आइडिया, बड़ौदा तो मुझे आइडिया ही था. गुड. बड़ौदा में 2005 तक कंटिन्यू किया, पर उसके बाद फिर इधर सॉफ्टवेयर में फोकस करना लगा, प्रैक्टिस में फोकस करने लगा, तो फिर वो रह गया देर आफ्टर. बट आज भी मैं जब भी मौका मिलता है तो ज़रूर पढ़ाता हूँ. रेगुलर नहीं हो बट पढ़ाता हूँ. तो चैलेंज था, सर्टनली चैलेंज था, क्योंकि आप एक नई जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हो जहाँ आपको कोई नहीं जानता. पर एट द सेम टाइम वो मेरे हिसाब से मेरे लिए ब्लेसिंग भी था. आपको नहीं जानता तो आप रिस्क ले सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको जानता नहीं है. सो बोथ थिंग्स, सर्टनली इट वाज चैलेंजिंग. बट आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कैसे वो किया वो सब, बट इट हैपेंड. गुड है, अमेजिंग. और पढ़ाना तो मुझे दिखता है उससे अच्छे लेवल पे, अलग लेवल पे पढ़ा रहे हो. यू टेक लॉट ऑफ सेशंस, लॉट ऑफ सेमिनार्स वेयर यू टीच द रियल थिंग्स. सो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है. गॉट दैट.
सो एक आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ एक अपनी वैल्यूज होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, वो प्रोफेशन में कैसे लेके आते हैं? बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप। यू वांट टू गेट एक्सट्रैक्टेड एवरीथिंग आउट ऑफ माइंड। फैमिली में जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं हम वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो थोड़ा सा उस वक्त तो बच्चे थे तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था वो सब एथिक्स क्या होते हैं। बट हाँ, मेरी मदर के काफ़ी एथिक्स हैं, फादर के काफ़ी एथिक्स हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग की एक छोटी सी शॉप थी हरिद्वार में, जहाँ पे हम हैंडलूम के आर्टिकल्स बेचते थे। तो माई फादर वॉज लाइक, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ आती है तो आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट लेना है जो आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए रहता है। या 105 रुपये, 110 रुपये बेचते थे। वही दूसरा व्यक्ति 250 रुपये में, 200 रुपये में बेचता था, ओ बार्गेनिंग भी करता था, बट ही वॉज लाइक नहीं, अपने को फिक्स रेट रखना है। तो वो एथिक्स शायद वहाँ से आए कि यू डिफाइन योर ओन टर्म्स, यू डिफाइन योर लिमिट्स, आप उसी लिमिट में काम करिए एंड वो एथिक्स को उसको फॉलो करके चलिए। मदर का ऐसा है कि जब मेरी मदर की मैरिज हुई थी तो शी वॉज 11th क्वालिफाइड, 11th पढ़ी हुई थी, आज वो ट्रिपल एम है। ओ सो वो शायद कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूस मेहनत करने की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से आई हैं। वो बीए और 12th को इंग्लिश पढ़ाती हैं, मतलब वहाँ पे तो हरिद्वार में जब वो पढ़ाती थी, अभी तो यहाँ मेरे सच साथ में मेरे रहते को गूज़बम्स हो रहे हैं। उस जमाने में 11 पढ़ी हुई, हाँ जी, आफ्टर मैरिज शी डिड ट्रिपल यस, मेरे बर्थ के बाद उन्होंने सब क्या ये बात। किया है। पूरी फैमिली को भी देखना होता था एंड उसके साथ में किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे उन्होंने पढ़ाए हैं वहाँ हरिद्वार में। अभी तो वो मेरे साथ यहाँ सूरत में है, बट स्टिल शी इज़ टीचिंग। अभी भी घर पे बच्चे आते हैं, नॉट टू वन, बट जो वही जो आपने बोला ना, टीचिंग एक अलग अलग संतोष। फ्लेयर है उसका और अलग एक अलग सेटिस्फेक्शन है। तो वो आज भी वो करती हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करती हैं। तो शायद ये जो ज़्यादा मेहनत करना है या कंसिस्टेंटली मेहनत करने का है वो वहाँ से आया है। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ क्या फादर एंड मदर। इवन टेकिंग दैट चैलेंज, मेरे तो ये बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। मतलब योर मदर में उस जनरेशन में जहाँ उतनी फ्रीडम भी नहीं थी, वहाँ शादी के बाद ये इस लेवल की पढ़ाई करना, करेक्ट। हैट्स ऑफ। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, इसमें एमए है शायद। वो भी तीनों अलग अलग फील्ड। हाँ, और उन्होंने सीए भी ज्वाइन किया था बट समाव नहीं कर पाए। और पीएचडी मैंने उन्हीं के लिए किया बिकॉज शी वाज हैविंग अ ड्रीम ऑफ डूइंग पीएचडी। बट उस समय में ऐसा होता था कि वो आज की जैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। इवन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जब ये बात चली है तो हम हरिद्वार में रहते थे, उस वक्त कॉलेज था रुड़की, वहाँ से रुड़की आपने आईआईटी का नाम सुना होगा, वहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, 30 किलोमीटर है। तो माई मदर यूज टू गो देयर एंड गिव एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, सारी पढ़ाई वहाँ से की है। तो मैं छोटा था एंड फैमिली के साथ में शी इज़ मैनेज एवरीथिंग। क्या तो हम तो जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एग्जैक्टली 100% आई कैन बाउच दिस। उस चैलेंज को लेके करना तो कुछ भी नहीं। गॉट दैट। मैं तो सही में रील जितना सुना उतना मेरे लिए इंस्पिरेशन ज्यादा आ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीच में एक आपने नाम लिया था हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। सो द वे यू टुक, आई फील मैं उनके बारे में जान रहा हूँ, समथिंग अबाउट हिम। एक इंडिया में बोलते हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू रिलीजन को जिंदा रखा है, वो एक प्रेस है, उसका नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। यस एग्जैक्टली। गीता प्रेस गोरखपुर के इस्टेब्लिशर थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। एंड बोला जाता है, मतलब उनकी जीवनी जो पढ़ते हैं और फादर वगैरह जो दिखाते हैं उसमें बोला जाता है सर कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि उनको भगवान के दर्शन हुए हैं, गॉड नोज, बट ये सब लोग मानते हैं जो पुराने लोग हैं। एंड सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि उनको भारत रत्न के लिए सेलेक्ट किया गया था एंड ही डिनाइड दैट। ओह, ही डिनाइड दैट। इट्स ऑन रिकॉर्ड्स। उनको आई थिंक मदन मोहन मालवीय जी का लेटर आया था एंड ही रिस्पेक्टफुली डिनाइड दैट कि आई डोंट वांट इट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गीता प्रेस तब इस्टेब्लिश हुई थी, तब से लेके आज तक आप अगर कोई बुक देखेंगे उसकी, एक रामायण देखेंगे 1000 पेज की, जो हमारी जीएसटी की किताब आप देखते हैं तो 5000 की आती है, वो रामायण आज भी 400, 300, 200 रुपये की आती है। वेरी वेरी रीजनेबल। और बहुत अच्छे उसके पेजेस वगैरह बहुत पेजेस अच्छी होते क्वालिटी हैं। रहते हैं, प्रिंट क्वालिटी अच्छी रहती एंड है। इम्पॉर्टेंट इज कि तब से लेके आज तक एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं लिया गया है और एक भी यस एंड एक भी सब्सिडी नहीं ली गया है गीता प्रेस गोरखपुर से। तो वो नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार। सो इंसान चाहे तो क्या कर सकता है। एब्सोल्युटली। मतलब 400 रुपए में, मतलब नॉर्मल बुक भी वो 1000 बुक वो नहीं नहीं, वो नहीं उसको चला रहे हैं विदाउट एनी सब्सिडी, विदाउट एनी गवर्नमेंट एड। करेक्ट। सुपर। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अबाउट दैट आईबीसी।
सो व्हाट रोल्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप जैसे लोग ये आईबीसी इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करता है? ऐसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी, एक होता है लिटिगेशन। आईबीसी में एक होगा, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईबीसी में आपने आईपी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन आईबीसी पढ़ा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो आप एडवाइस कर पाएंगे कि ये सिचुएशंस में आप ये एप्लीकेशंस करिए, या जो भी जो लॉ है उसको एप्लीकेशन, जो सीए का मेन काम होता है। अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं, आप उसकी एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं। उसका बहुत बड़ा स्कोप है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट में बैंक ने कोई रिकवरी निकाली हुई है और वो आईबीसी के लिए प्रोसीडिंग्स में जाती है, तो हर एक कंपनी के लिए एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है जो एनसीएलटी करती है। तो आप जैसे ही आईपी क्वालिफाई होते हैं, आपको एक फॉर्म भर के इम्पैनल होना पड़ता है। देन आफ्टर इम्पैनलमेंट एनसीएलटी के पास वो लिस्ट रहती है, तो एनसीएलटी आपको अपॉइंट करता है कि आप रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं। तो जो उस कंपनी है, कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स रहते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स सस्पेंड हो जाते हैं इमीडिएटली, इंसॉल्वेंसी होते इंसॉल्वेंसी में जाते ही, एडमिट होते ही। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टेक्स चार्ज ऑफ द एंटायर कंपनी, देन ही रन्स द कंपनी एज इफ ही इज द मेन पर्सन। वही डिसीजंस लेता है, और बेसिकली अगर वो डाउन हो रही है या क्यों पेमेंट नहीं हो रहा है, या तो उसको रिहैबिलिटेट करता है, या फिर किसी दूसरी कंपनी को वो ऑफर देता है कि आप उसको ले लो, तो उसको रिजोल्यूशन प्लान बोलते हैं। सो द पॉइंट इज कि वो आपके एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो इसलिए काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो काम कर रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द अदर साइड विच इज लिटिगेशन, आप एनसीएलटी में जब फाइल करेंगे तो आप रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, यानी आपने सारे फॉर्मेलिटीज़ या सारी प्रोसेस उसको अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करके आपने एनसीएलटी में सबमिशंस किए, फिर सबमिशंस को आर्ग्यू करने के लिए एक एडवोकेट चाहिए होता है। सो ही आर्ग्यूज एंड ही विल मेक योर सबमिशंस बिफोर द एनसीएलटी, बिफोर द कोर्ट। मैंने ये सेलेक्ट किया कि मैं आईपी तो हूँ, लेकिन मैं आईपी की प्रैक्टिस नहीं करूँगा, बिकॉज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की प्रैक्टिस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रैक्टिस है। आप एक 1000 करोड़ की कंपनी के आप मेन होल एंड सोल बन जाते हैं, देन यू हैव टू टेक लॉट ऑफ कॉल्स। बहुत सारी प्रोसेस है जो आपको टाइम बाउंड मैनर में फॉलो करनी पड़ती है, तो फिर आप एडवोकेट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव बोथ दी। सो देयरफॉर आई डिसाइडेड आई विल नॉट गो फॉर आईपी प्रैक्टिस, बट आई अपीयर इन एनसीएलटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। उनके लिए मैं अपीयर होता हूँ, कंपनीज के लिए अपीयर होता हूँ। सो द डिस्टिंक्शन इज कि यू गेट एन ऑप्शन। आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी डायरेक्ट एनसीएलटी में अपीयर हो सकते हैं आईबीसी मैटर्स में। आईपी बन जाते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, तो वो नॉलेज आप यूज करके आप रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो। दिस इज वन, जिसको हम बोलते हैं लिटिगेशन प्रैक्टिस। दूसरी वुड बी एडवाइजरी, जहाँ पे आप आईपी की प्रैक्टिस कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बोथ द अपॉर्चुनिटी ओपन्स अप। सुपर। आप वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, ये कोई एकदम थर्ड पर्सन बंदा है, वो किसी कंपनी का जाके हेड बन जाएगा, सो हाउ विल बी एबल टू मैनेज दैट? उसको उस कंपनी का कुछ एबीसी थोड़ी बता रहा है। हाँ, देखिए जनरली ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि बैंक, लेट से बैंक का पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बैंक ने आईबीसी में गया। कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर का पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसने वो आईबीसी में गया। तो इसमें एक टर्म है जिसको बोलते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, सीओसी बनता है। एक पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है। आपको पब्लिक नोटिस देना है, आपको सबके क्लेम्स मंगाने हैं, आपको रिजोल्यूशन प्लान के लिए इनवाइट करना है लोगों को कि भाई ये कंपनी इस तरीके से पोजीशन में है। सो एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड इन लॉ। आपको केवल प्रोसेस को फॉलो करना, उसको फॉलो करना, और वो आपने पढ़ाई कर रखी है। नाउ इट डिपेंड, जो आपने क्वेश्चन बोला वो वैलिड और एप्ट क्वेश्चन है कि अगर रनिंग कंपनी है तो रनिंग कंपनी में डायरेक्टर्स से सब सस्पेंड हो गए, तो रनिंग कंपनी को आप कैसे चलाओगे? आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जांपल केमिकल की कंपनी आ गई, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट माय आंसर वुड बी, हम्बल आंसर वुड बी कि शायद वहां पे स्टाफ तो सब वही रहता है कंटिन्यू, खाली वो तो दे विल हेल्प। केवल टॉप जो डायरेक्टर्स है वो सस्पेंड है, बट आप उनकी हेल्प ले सकते हो अगर चाहो तो। ऑफिशियली आई एम नॉट श्योर ले सकते हो कि नहीं, बट 100% उनकी हेल्प ले सकते हो, प्लस आपका स्टाफ है उसकी हेल्प ले सकते हो, एंड देन यू कैन फॉलो द प्रोसेस। बिकॉज कमिटी ऑफ जो क्रेडिटर्स बनती है उसमें सब लोग होते हैं, बैंकर्स भी होते हैं जिन्होंने केस किया, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी होते हैं, और आपके बाकी जो दूसरे एम्प्लॉयज वगैरह वो लोग भी होते हैं, सुपर, जिनकी आउटस्टैंडिंग होती है। गॉट इट। सो ये आईबीसी फ्रेमवर्क इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ है, उसमें क्या रिफॉर्म्स की अभी भी आपको लगता है कि ये अभी भी रिफॉर्म्स की दरकार है? सर इवोल्यूशन तो काफ़ी पुराना प्रोसेस है। जैसे हम लोग इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशंस किया करते थे प्रोविंस में,
बैंकरप्सी की, कि हम हाँ। बैंकरप्ट हो गए ऐसा डिक्लेरेशन करते थे, तो उसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लेके आए हैं ये लोग। इनका पर्पस जो मैं समझता हूँ, मैं अब एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, बट मैं जो प्रैक्टिस ये जो समझता हूँ, इसका पर्पस शायद ये है कि बहुत सारे लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाती थी, वो डीआरटी में जाते थे या एक लॉन्ग रन प्रोसेस में सिविल डिस्प्यूट्स में जाते थे, उसको शॉर्टकट करने के लिए या उसको एक्सपीडाइट करने के लिए ये आईबीसी की प्रोसीडिंग्स लेके आए। और जो अभी फर्दर डेवलपमेंट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो प्रोविज़न है वो पार्टनरशिप में और इंडिविजुअल्स में भी आने वाला है। सुपर। सो एनी इंडिविजुअल जो अभी शायद स्ट्रगल कर रहा है, वो फर्दर एक बार आईबीसी की प्रोसीडिंग्स उसमें आ गई तो वो अपने क्या बोलते हैं Right के लिए fight बिजनेस को या फिर अपने राइट के लिए फाइट कर हाँ, सकते जो कई बार होता है किसी को पेमेंट करना नहीं मिल रहा, उसका बेचारा Yes. पैसा फंस गया तो उसको वो सारा रास्ता मिल हैं। जाएगा। यस, तो आईबीसी प्रोसीडिंग्स उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगी। दैट कैन बी द नेक्स्ट डेवलपमेंट, जो लॉ में तो आज डे वन से है बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो वी आर वेटिंग कि वो कब इम्प्लीमेंट होगा। सो दैट कैन बी द फर्दर डेवलपमेंट। सो आईबीसी पे इतना काम करते तो कोई स्मॉल बिजनेस के लिए ऐसा कोई पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं जहां हम उनको ध्यान देना चाहिए टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द फाइनेंशियल स्ट्रेस? बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि दिस रिक्वायर्स एंटायर पूरे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें आईबीसी से रिलेटेड केवल, कि आप आईबीसी के थ्रू अपने आप को ड्रैग होने से बचा सको, तो उसके लिए मैं ऐसा सजेशन दूंगा कि अगर कोई भी आईबीसी का नोटिस आता है, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर का या फाइनेंशियल क्रेडिटर का, तो वी शुड टेक दैट वेरी सीरियसली, चाहे छोटे बिजनेसमैन हो या मिड साइज हो या बड़े हो, बिकॉज दैट नोटिस फाइनली ड्रैग्स यू टू एनसीएलटी। एनसीएलटी कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द थर्ड पर्सन टू कम एंड बाई यू। हाँ हाँ। तो आपका कुछ लेट से आपका 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, उसमें 2 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाले ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो डिस्ट्रेस है वो सामने आ जाता है। एंड फिर पब्लिक नोटिस आएगा, क्लेम्स आएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, क्योंकि अब आप तो सस्पेंड हो गए, तो आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही विल बिकम द होल एंड सोल, एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल डिसाइड कि नहीं हम इसको इंसॉल्वेंसी को नहीं कंटिन्यू करके इसको डायरेक्ट डिसोल्यूशन में ले जाओ, लिक्विडेट कर दो कंपनी को। सो जो आपने मेहनत से बनाई होगी 100 करोड़ की कंपनी, वो आपकी डिसोल्यूशन की तरफ चली जाएगी। सो एवरी नोटिस दैट यू रिसीव मस्ट बी टेकन वेरी सीरियसली और उसको एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए। गुड। बिफोर गोइंग इनटू आईबीसी में जाए उस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉ ये है कि पहले आपको नोटिस देगा, अगर आप रिप्लाई नहीं करते या पेमेंट नहीं करते तब वो आईबीसी में जाएगा, तो आपको उसी स्टेज पे करना चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि जनरली लोग अवॉइड करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ आया देखेंगे क्या होगा, होगा, देखेंगे। हाँ, इसलिए हर छोटे बिजनेसमैन या मिड साइज को कैसा कोई भी नोटिस आए तो यू शुड टेक इट सीरियसली, ट्राई टू रिजॉल्व, नहीं तो पूरा बिजनेस के हाथ से चला जाएगा। गॉट दैट। वन मोर फेसेट ऑफ योर लाइफ अबाउट द लीगल थिंग्स, ये हम एक ले रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करनी है। सो हाउ यू अप्रोच कॉम्प्लेक्स टैक्स लिटिगेशन केसेस दैट स्पान मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन? सब ब्लड में ही टैक्स है, मैं ऐसा बोलूंगा। हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अकाउंट्स होता है ब्लड में, हाँ लेकिन चूंकि मैं डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाता था एंड यूज्ड टू बी वेरी फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट, या एंड ऑल इंडिया उस वक्त हाईएसपी में स्कोर किया था, तो टैक्स शायद ब्लड में। अब कॉम्प्लेक्स टैक्स सिचुएशंस कैसी होती है, इट इज सब्जेक्टिव थोड़ा सा। नहीं, जो मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ तो एक होता है, अब जैसे मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं यहाँ पे लोकेटेड हूँ और मेरे मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, हाँ तो मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है। एज अ बिजनेसमैन मेरे पास वो कैपेबिलिटीज होंगी तभी जाके मैंने वो एक्सप्लोर किया और एक्सपांड किया अपने आप को मल्टीपल बिजनेस। एग्जैक्टली। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आज मेरे पास, लेट से मैं बॉम्बे में भी हूँ, बॉम्बे से मेरे पास एक नोटिस आता है, वो नोटिस को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। वो बिजनेसमैन, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की डेट में बिजनेसमैन इज मोर इक्विप्ड देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन एडवोकेट। उसको सब चीज़ फर्स्ट हैंड पता होती है, एंड द रीजन इज सोशल, जो आपका क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया जो है, व्हाट्सएप, अब वो सही है या गलत है, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बराबर है। बट सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल नाउ। हाँ इशू यहाँ पे आता है जहाँ पे उस व्यक्ति का जो बॉम्बे से नोटिस दे रहा है उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ऑफिसर का। उस लेवल पे फिर काम लगता है हमारा एक्सपीरियंस, जो लास्ट 25 साल 26 साल का एक्सपीरियंस है, और प्लस जो जीएसटी लॉ में या कोई भी लॉ में जो ज्यूरिसडिक्शन देता है लॉ, थोड़ा सा मैं और इसको अदर वे में ले जाता हूँ।
एक जुरिस्डिक्शन होता है सर जो टेरिटरी में जुरिस्डिक्शन होता है कि आप इस लोकेशन है, फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन, सो आज उमरा पुलिस स्टेशन है तो उमरा पुलिस स्टेशन में हमारे सिटी का जुरिस्डिक्शन आएगा, एक एक्स जुरिस्डिक्शन वाई जुरिस्डिक्शन आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ कोई उधना में होगी तो वो उधना पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है। हाँ, तो जहाँ पे जुरिस्डिक्शन आता है टेरिटरी वाइज, वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा ग्रे होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक्शन लिया है आपके अगेंस्ट में उसके पास वो जुरिस्डिक्शन और टेरिटरी है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मेरा बॉम्बे में रजिस्ट्रेशन है लेकिन सूरत वाला उसको नोटिस भेज रहा है, तो ये आउट ऑफ आउट जुरिस्डिक्शन। ऑफ जुरिस्डिक्शन। एक जुरिस्डिक्शन होता है जहाँ पे टेरिटरी नहीं है, जहाँ पे आपका टर्नओवर है। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आप बॉम्बे में नहीं लगेगा, आपको दिल्ली लगेगा, मान लेते हैं ऐसा कोई लॉ है, हाँ ठीक है। और बॉम्बे वाले ने नोटिस दे दिया तो वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है। अब आपका मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स टैक्स ऐसी जुरिस्डिक्शनल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है सर, एवरी केस इज़ अ न्यू केस, भले उसके फैक्ट सिमिलर हो फिर भी वो नया केस है, और सभी में हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी हमने पहले दिन पे पहले केस में की थी। तो मेरा आंसर रहेगा कि मल्टीपल जुरिस्डिक्शन हो या सिंगल जुरिस्डिक्शन हो, एफर्ट्स आर सेम। यू हैव टू सी कि आपका क्लाइंट जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं वो आपको कितना कोऑपरेट करता है और उसके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है टू डिफेंड योरसेल्फ। क्योंकि एक बात फाइनल है सर, फैक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली नहीं हो सकता। जैसे मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, वैसे हम फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर लेकिन फैक्ट्स अगर आपके सामने क्लियर रख देता है सामने, तो आप उसमें से रास्ता निकाल के अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उसको डिफेंड कर सकते हो। सो दैट इज़ द ओनली वे आई वुड से कि हम मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस या कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो वी कैन हैंडल। सर लाइफ में आपने और मैंने कितने ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैंडल किए हैं, टैक्स के कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ भी नहीं है उसके ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट, पेशेंस, honesty, true honest data, and your honesty to defend him, even if you are, आपका अंदर से लग रहा है कि यार ये तो डिफिकल्ट केस है, बराबर। बट फिर भी आपके ऑनेस्ट एफर्ट्स, मैं मानता हूँ कि अगर आप इतना करते हैं और आप अपनी बात को सामने जज के सामने बोल पाते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। गीता में भी कहा है कि रिजल्ट यू शुड नॉट यू शुड नॉट कंसीडर द रिजल्ट्स तो कुछ भी आ सकते हैं उसके हाथ में। ये एक सीरीज में देखता हूँ, क्रिमिनल जस्टिस, यस, उसमें वही है कि वो जो पंकज त्रिपाठी साहब, पंकज त्रिपाठी की वही है जो पूरे ऑनेस्टी है। मतलब क्या होगा, मतलब वो ऑनेस्टी से लगता है ठीक है वो सीरियल जीतता है अपने, कभी जीतते हारते अलग से, बट दैट्स व्हाट वो सीरीज की बात है, जस्ट आई एम कनेक्टिंग। आज जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी, फाइन फाइन। हम यहाँ बैठे हैं आज। कल मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में जा रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ मैटर्स हैं, 8 मैटर्स है, उसको आर्ग्यू करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैटर्स में शायद कोर्ट मेरे साथ नहीं होगा, बट दैट डजेंट मीन कि मैं जब आर्ग्यू करूंगा तो ये मान बैक ऑफ द माइंड है। हाँ ठीक है। और वो जनरली आप तो मेरे से ज़्यादा आपको पता है वो सब, कि वो बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान को नेगेटिव थॉट आएगा ही आएगा आएगा। आएगा। आप उसको ओवरकम कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो शायद कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में वो ओवरकम करने की कैपेसिटी आपकी डबल हो जाती है, वो मेरी है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना सर, तो मेरा माइंड 3 गुना चलता है। जब प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं कॉम्प्लेसेंट हो जाता हूँ। सो अभी वो केस को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मैं कल, मुझे लग रहा है कि मैं शायद आई विल बी नॉट इन अ पोजीशन टू मेक दैट केस। मैंने बहुत सारे जजमेंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट के निकाले हैं जो शायद मेरे फेवर में कल आए। सो आंसर इज सेम, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, जो हमने सीए में भी पढ़ा है सर, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लाइफ के बेसिक रूल्स। यस, वही फॉलो करेंगे सर, मेरे ख्याल से उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपने हजारों मैटर के ऊपर काम किया है, हजारों कोर्ट केसेस के ऊपर काम, कोई एक या दो कोई मेमोरेबल ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको ऐसे कैरियर डिफाइनिंग हो या मेमोरेबल है? हाँ, कैरियर डिफाइनिंग इज येट टू कम, बट हाँ मैं जरूर बोलूँगा, जैसे 2017 में मैंने बोला कि मैं 2013 में मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, 2016 में मैंने लॉ कंप्लीट किया, 2017 में मेरे पास सनद आया, तब से मैंने प्रैक्टिस चालू किया। 17 से लेकर 2019 तक मेरे पास एक भी केस नहीं था। ओह। 2019 में जब जीएसटी लॉ थोड़ा सा डिस्प्यूट आ रहे थे, तो एक इशू आया जिसमें मैंने अपनी ही सीए फर्म, जो सीए फर्म हमने स्टार्ट की थी, मैं तो उसमें नहीं था क्योंकि मैं तो लॉ में आ गया था, उसके नाम से हमने एक पिटिशन फाइल की, डबल एपी कंपनी। तो जीएसटी में जो रिटर्न्स होते थे 3B, जिसको रिटर्न पहले एक्चुअली रिटर्न वाज जीएसटीआर 3, जो कभी आया ही नहीं, तो उन्होंने एक
सप्लीमेंट बनाया या उसका एक सबसेट बनाया कि चलो कोई बात नहीं, 20 पेज के रिटर्न की जगह हम 1 पेज का रिटर्न बनाते हैं समरी, लेकिन 3 महीने के लिए लेके आएंगे स्टॉप गैप अरेंजमेंट, तब तक हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। तो 3B उन्होंने रिटर्न इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट की जगह परमानेंट हो गया। आज भी 3B है। तो हमने उसको चैलेंज किया था गुजरात हाई कोर्ट में, एंड गुजरात हाई कोर्ट हैज सेड 3B इज नॉट अ रिटर्न। सो दैट वाज द फर्स्ट ऑफ माय जजमेंट, एंड फॉर्चुनेटली दैट वाज द लैंडमार्क जजमेंट टिल डेट। दैट इज द लैंडमार्क जजमेंट आज भी, क्योंकि 3B इज नॉट अ रिटर्न बोलने के बाद सरकार को लॉ चेंज करना पड़ा, तो उनको बोलना पड़ा स्पेसिफिकली क्लियर टर्म्स में कि 3B इज अ रिटर्न। सो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी लॉयर या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लिटिगेशन में प्रैक्टिस करता है, वो फाइलिंग शायद कर पाएगा या केसेस उसके पास आ जाएंगे, लेकिन वो जब तक ऑर्डर नहीं लाएगा तब तक उसका नाम नहीं बनेगा या क्रेडेंशियल्स नहीं बनेंगे। एग्जैक्ट। तो वो दैट वाज द फर्स्ट जजमेंट ऑफ माय लाइफ जिसने मेरे क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किए, एंड दैट हैज टेकन मी टू दैट लेवल कि 2019 आई स्टार्टेड, वी आर सिटिंग इन 2025, 2020 2021 2 साल कोविड के भी गए। आई हैव क्रॉस मोर देन 900 petitions across 19 high courts in the country. क्या बात। So because of that 2019 judgment, so that was my, I would say, career defining moment. But best case is yet to come. अभी लास्ट वीक एक केस आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, एक है अगेन दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, जहाँ पे ऐसा है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कंपनी मर्ज होगी, तो मेरा जो कंपनी मर्ज हो रही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की कंपनी गुजरात में मर्ज हो रही है, तो जो कंपनी महाराष्ट्र में, उसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है, सो क्रेडिट का बैलेंस गुजरात को ट्रांसफ़र कर पाएगी। लॉ में ऐसा है, लेकिन जब हम जीएसटी के पोर्टल को में यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, वो करने नहीं देता। वो बोलता है कि आपका विद इन स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वो हमने चैलेंज किया था गोवा बेंच में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो फेवर में आया, और कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया है कि आप इसको अपने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करिए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी ट्रांसफर हो सके। अदरवाइज तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ही स्टेट में कंपनियां मर्ज हो सकती हैं, दूसरी स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सो जो कंसेप्ट है वन नेशन वन टैक्स, दैट फेल्स। सो दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, बिकॉज अभी इसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज जो अनरिजॉल्व थे वो रिजॉल्व होंगे, ऐसा लगता है। अभी जीएसटी जब से आया ना, मैं लेबन भले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मेरे को उसका एबीसी कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं। तब से बोलते हैं सही है गलत है। सो ये जब से आया है तब से क्या उसके प्लस है, एंड स्टिल व्हाट गैप्स यू सी? सर प्लस ही प्लस है, मैं ऐसा बोलूँगा। खाली इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, ठीक है, और कुछ लॉ के इश्यूज हैं जो आप देखिए 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट आया था, 1923 में इनकम टैक्स एक्ट था, फिर 1961 में दोबारा रिवाइज हुआ, कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर 2013 में। ठीक है। तो क्या उन इश्यूज में उन एक्ट्स में इश्यूज नहीं थे? थे, जो आज भी चल रहे हैं। 1944 का एक्साइज का इशू आज भी चल रहा है 75 साल होने के बावजूद, 80 साल होने के बावजूद, इतनी सारी इश्यूज है सबके। यस, तो वो इश्यूज रहेंगे जिसको हम टीदिंग प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये लॉ है, लॉ में इंटरप्रिटेशनल इश्यूज होने ही हैं। लेकिन एक जरूर प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो जीएसटी का जो पोर्टल है, बिकॉज हमने क्या किया, हमने दूसरी कंट्रीज को देख के ये मॉडल लेके आए कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे, बट वो ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट कुछ स्ट्रगल्स हुए हैं जो 7-8 साल में कुछ सॉल्व हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे आने वाले समय में। बट जीएसटी इज़ अ विन विन। जीएसटी को बुरा कोई भी नहीं बोल सकता। लॉ के जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं या इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, दैट गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग वेरी वेल, एंड स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली वो सॉल्व होगा। और मैं एक अगर लाइटर साइड में बोलूँ, सर इश्यूज नहीं होंगे तो हम एडवोकेट्स क्या करेंगे? तो इश्यूज आर नेसेसरी। एंड वैसे भी एक सिंपल सा फंडा जो मैं लाइफ में अडॉप्ट करता हूँ वो है कि रोड पे मैं चल रहा हूँ तो देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट। इश्यू हर जगह पे। सो लॉ बने या कुछ भी बने, जब 2 लोग इन्वॉल्व होंगे या ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो उसमें एरर्स के चांसेस हैं। सो सिंपल है, तो नथिंग बैड नथिंग गुड, बट इट इज़ अ विन विन। गॉड, कोई जो टैक्स पेयर या बिजनेसमैन है उनको जीएसटी के रिटर्न या जीएसटी के प्रिपरेशन में कुछ ध्यान रखना चाहिए जिससे उनको ऑडिट में या स्क्रूटनी में कुछ बचाव? गलत आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप, क्योंकि मैं लिटिगेटर हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने कभी सॉफ्टवेयर में जीएसटी पोर्टल जो है उसमें कभी लॉगिन करके नहीं देखा।
तो मुझे नहीं पता रिटर्न्स कैसे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ मैं सजेशन जरूर ये बोल सकता हूँ या एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि शायद अगेन वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, ईमानदारी से जो किया जाए अगर वो गलती भी होगा ना तो भी उसका रिजल्ट गलत नहीं होगा। तो बहुत लोग ऐसा है जो जिनसे कुछ गलतियां रह जाती हैं रिटर्न्स फाइल करते समय, ठीक है। बट कोर्ट्स या अपील अथॉरिटीज़ उनको कंसिडर करके उनको रिलीफ देती है। लेकिन जो जानबूझ के करी गई गलतियां हैं, चाहे वो इवेजन के पर्पज से हो या कोई भी, तो कुछ बचा भी नहीं। उसमें पेनल प्रोविजंस हैं और वो पेनल प्रोविजंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। सो आई सजेस्ट ओनली दिस कि आप ईमानदारी से जो भी आपकी फिगर्स हैं वो आप बताइए। इन केस कई बार ऐसा होता है, जेन्युइन केसेस में मैंने देखा है जहाँ पे उनके पास टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर को जनरली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या लिस्टेड कंपनीज में या कोई भी कंपनीज में काफ़ी डिलेड पेमेंट्स मिलती है। उनका कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि हम आपको 90 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, आपका टैक्स तुरंत पे कर लेना। हाँ आपका इनवॉइस क्लियर हो जाएगा, उसके मतलब ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे इनवॉइस के, फिर हम आपके 90 दिन में पेमेंट करेंगे। लेकिन उसको तो हर महीने पेमेंट करना है विद अ लिमिटेड वर्किंग कैपिटल ही हैज़, तो उसके पास पेमेंट्स नहीं होती कई बार। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई भी सिचुएशन में आप हो तो आप फिगर्स ऑनेस्टली डिस्क्राइब करो, फिगर्स दो। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप ऑनेस्टली गवर्नमेंट के पास जाइए, गवर्नमेंट से बोलिए कि भाई मेरे को डिले होगा, आप इंटरेस्ट के साथ ले लेना पैसा। लेकिन आप गलत फिगर्स अगर देते हो सो दैट शुड बी स्टॉप्ड, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वो करते हैं। सो मैं अगर मेरे बिजनेस पॉइंट से समझूं तो ऑनेस्टी से करो, शायद कुछ फिगर इधर उधर हो सकता है, कोई फर्क वो सब उसका कहीं नहीं जाएगा, उसका गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन देती है, उतना गवर्नमेंट सुनती है। यस और लोचा मारे तो देखो उसको तो कोई Correct. लोचा मार के आपके पास आऊँ और मुझे बचाओ तो वो तो फिर सब। और जेन्युइन केसेस में सर स्कीम भी लाती है गवर्नमेंट। अभी एक स्कीम 128A की चल रही थी जहाँ पे अगर आपका जेन्युइन केस है, जहाँ पे फ्रॉड वगैरह नहीं है और आपका कोई आप पेमेंट नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ तो ब्याज और पेनल्टी दोनों माफ़ कर दिया है सर। ओहो। तो ऐसी स्कीम्स भी है जहाँ पे स्कीम्स हर 2 साल 3 साल 5 साल में स्कीम आती है जो आपके फेवर में है अगर आप ऑनेस्ट हो तो। ऑनेस्ट नहीं होते सभी हाँ, गड़बड़ है। तो सिंपल फाइनली वही है। गॉट दैट। सो एक और फेस, बहुत सारे 20 के ऊपर आपने बुक कोई ऑथर की है, को ऑथर की है, यस विच वन इज योर फेवरेट एंड व्हाई, और यू आर प्राउड ऑफ, व्हाटएवर वे यू कैन टेक। ये वैसा सवाल है कि आपके 5 बच्चे हैं और उसमें से कौन सा फेवरेट, बट कोई एक होता है। हाँ रियलिटी है, हम भले पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स मेरे भी जो बच्चे हैं होते हैं बट एक की तरफ हम ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं या इमोशनली अटैच्ड होते हैं। या मेरी एक सबसे सेलिब्रेटेड बुक मैं बोलूँगा जिसमें बहुत मेहनत हमने की है, वो है अपील्स एंड लिटिगेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका नेक्स्ट वर्जन अभी आ रहा है, अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर में इट विल बी रिलीज। इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स आई वुड से। रीज़न इज़ कि उसमें बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया हुआ है और उसका एक एक वर्ड मैंने लिखा है। उसमें कहीं कोई कंटेक्स्ट या कंटेंट ऐसा नहीं है जो किसी जगह से लिया हो। एवरीथिंग, सी देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ इंटरप्रिटेशन, मैं कोई एक लॉ पढ़ता हूँ और अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करता हूँ। 2 इज़ द जजमेंट, जो लॉ लेट डाउन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिए हैं, उन जजमेंट को मैं अपनी बुक में रिप्रोड्यूस करता हूँ। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ कॉपी बिकॉज वो तो पब्लिक में है। हाँ इसके अलावा जो इंटरप्रिटेशन है वो आपका खुद का होना चाहिए। सो अपील्स एंड लिटिगेशन आई वुड से दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स। और जीएसटी में अपील्स एंड लिटिगेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अभी एक जीएसटी में एक और बुक है जिसको बोलते हैं मास्टर गाइड टू जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। उसमें हम लोगों ने ऐसा किया है, वो कंपाइलेशन है, इट इज़ नॉट एन कमेंट्री। वो कंपाइलेशन में हमने ऐसा किया है कि जीएसटी में आज की डेट में शायद 2000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 250 से ज़्यादा सर्कुलर्स हैं, 174 सेक्शंस हैं और दुनिया भर के रूल्स में चेंजेस आ चुके हैं। तो हम लोगों ने सभी चीज़ एक ही जगह पे रखा है उस बुक में कि आप अगर एक सेक्शन देखते हो तो उस सेक्शन की हिस्ट्री से लेके आज तक क्या हुआ और उसमें क्या क्या जजमेंट्स आए, वो सब उस बुक एक ही में जगह मिल जाएगा। एक ही जगह मिल जाएगा। और उसमें हमने QR कोड यूज़ किया है कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन का ओरिजिनल नोटिफिकेशन चाहिए जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, तो आप वो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, यू विल गेट दी ओरिजिनल कॉपी। सो एट हैंड आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रिंट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यही शायद कंपाइलेशन मैं प्रिंट करूँ सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस को तो 4 वॉल्यूम की बुक मिल हाँ। जाएगी। तो ये 1 वॉल्यूम की हमारी जीएसटी एक्ट टू मास्टर गाइड है, मास्टर गाइड टू जीएसटी एक्ट है, और इसी तरीके से मास्टर गाइड टू जीएसटी रूल्स है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन जीएसटी एंड अपील्स एंड लिटिगेशन। ये 2 अच्छी हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं, बट
दीज आर द बेस्ट। सो एक वो फिक्शन लिखने के लिए, वो मोटिवेशन लिखने के लिए, वो सारी सेल्फ हेल्प बुक में होता है। ये लीगल बुक लिखने के व्हाट प्रोसेस नीड टू बी फॉलोड इफ एनीबॉडी विश टू राइट? सर ये आंसर शायद हम दोबारा ऐसा रिकॉर्डिंग करें आफ्टर 5 years, क्योंकि मेरा ड्रीम बुक अभी आया नहीं है। माई ड्रीम बुक इज़ राइटिंग अ कमेंट्री, जो आप जैसे देखते होंगे चतुर्वेदी पित्तसरिया, कान्हा पालकी वाला, संपत अयंगर, इनकी 10-10 वॉल्यूम की, इतनी मोटी मोटी एक वॉल्यूम होती है सर, ओके 10-10 वॉल्यूम्स की कमेंट्रीज होती हैं, जो इट इज़ आई थिंक गोइंग इनटू मोर देन 12,000-15,000 पेजेस, ओहो सेक्शन वाइज होती है। हाँ सो वो मेरा ड्रीम है टू राइट दैट। उसके बाद शायद मैं आंसर परफेक्टली दे पाऊंगा, बट अभी तक जो मैंने लिखा है उसके बेसिस पे अगर मैं दूं, तो एक होता है रिप्रोडक्शन ऑफ लॉ, दूसरा होता है उस लॉ का एनालिसिस अलॉन्ग विथ सेटल्ड जुरिस्प्रूडेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोविज़न होता है कि आपके अगेंस्ट में अगर ऑर्डर आ गया तो आप अपील में जा सकते हो। जब हम अपील फाइल करते हैं तो उसमें एक प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट होता है, 10% प्री डिपॉजिट भरना है। तो एक क्वेश्चन रेज होता है, तो आप ये लॉ में लिख सकते हैं कि लॉ बोल रहा है कि आपको 10% प्री डिपॉजिट भरना है। अब इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये 10% प्री डिपॉजिट कहाँ से भरना है? बिकॉज जीएसटी में आपके पास 2 लेजर्स होते हैं, एक क्रेडिट लेजर होता है और एक कैश लेजर होता है। तो क्या केवल कैश से भरना है या क्रेडिट से भी भर सकते हैं? सो वो इंटरप्रिटेशन है। और उसकी फिर सेटल्ड जुरिस्प्रूडेंस होती है कि गुजरात हाई कोर्ट ने शिव क्रैकर्स में बोला है कि आप क्रेडिट से भर सकते हो। ये सारी चीजें अगर एक जगह आ जाए और इसके बाद मान लेते हैं कि कोई लॉ में चेंज हो गया या सर्कुलर आ गया, तो वो भी उसी जगह पे आ जाए, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से टैक्स की बुक हम लिख पाएंगे। और अगर हम स्कैटर्ड में जाएंगे तो शायद नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो रीडर है उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसको एक पॉइंट मिल रहा है जो शायद वो गूगल करेगा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रहा है। गॉट दैट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एक आपका थॉट जो मैंने समझा कि हिंदी, गुजराती या वर्नाक्युलर में ये टैक्स लिखा जाना बहुत जरूरी है। व्हाई? क्योंकि हम नेशनल लॉ बोलते हैं इसको, या जीएसटी में सीजीएसटी और स्टेट एक्ट है। स्टेट एक्ट जनरली लोकल लोगों के लिए पढ़ते हैं, लोकल लोग पढ़ते हैं, साइमल्टेनियस चलता है दोनों। अगर आपने सी पढ़ लिया तो एस भी आपने पढ़ लिया, ये माना जाता है। लेकिन बहुत सारे आज भी प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती। एग्जैक्टली। उनको इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है। आई नॉट से ये मेरे लिए गलत होगा, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। कंफर्ट नहीं, उनको कंफर्ट नहीं है कि उनको कंफर्ट होता है गुजराती में, या उनकी खुद साउथ की में language। बैठा है तो उसको साउथ इंडियन मेरे लिए लैंग्वेज भी में, आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन। आज के टाइम इतना पढ़ाता हूँ फिर भी मुझे हिंदी या गुजराती सुनना पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल है। इंग्लिश पढ़ के समझ सकता हूँ, बट हाँ एग्जैक्टली हो सकता है। वो कंफर्ट नहीं है ना। और प्लस जैसे आज ही कुछ ऑर्डर्स में, मैं तो डिफरेंट कोर्ट्स में अपेयर करता हूँ, तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज मैं एक मैटर तैयार कर रहा था, तो उसमें हिंदी में ऑर्डर था, तो वो हिंदी के जो वर्ड्स हैं उसके लिए डिक्शनरी लेके बैठनी पड़े, वो नहीं समझ में आते हैं। इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बुक्स उस पर नहीं है। हाँ शायद उसका रीज़न भी ये है कि एवरीबडी इज अडॉप्टिंग इंग्लिश। रीज़न भी कि जब आप फर्स्ट स्टेज पे होते हो तो शायद लोकल लैंग्वेज चलेगी, लेकिन जैसे आप ट्राइब्यूनल की स्टेज पे आते हो या हाईकोर्ट स्टेज पे आते हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए। ओके। तो वहाँ एक लिमिटेशन हो जाता है। इफ़ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ ना कि मुझे गुजराती करनी है, सो उस लेवल जो भी के ऊपर नहीं जा मतलब सकते। हाँ, अगर ये रिकॉर्डिंग्स में जैसे जो यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं, हाँ हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हाँ। लेकिन आज वो इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली हैंडल करते हैं। वो रीजन कई बार अपने से बेटर करते हैं। एग्जैक्टली, इंग्लिश मीडियम थोड़ा क्योंकि कॉशियस हुए ना, हाँ कॉशियस हो गए। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। वो जरूरी इसलिए है सर, क्योंकि उनकी लिमिटेशन बियॉन्ड लिमिटेशन हो जाती है। अदरवाइज वो फर्स्ट अपील तक कर पाएगा जो लोकल व्यक्ति है, हैंडल करता है, जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, उसके ऊपर उसको डिफिकल्टी होगा। और वो अपने आप को एलिवेट करना चाहता है कि मेरे को फर्स्ट ट्राइब्यूनल में भी जाना है और हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, बट टू एक्सप्रेस स्लोली एंड ग्रेजुअली इंग्लिश में ही कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है सर। मैं वो- इंग्लिश वो पढ़ के अगर सबसे बड़ा समझ important है, वो हाँ, सबसे मैं बड़ा अगर important इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और मेरे को लॉ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि अब सब डिफिकल्ट नहीं है सर, हमारे समय में डिफिकल्ट था। अब तो क्या गूगल करो, वो खुद ही कन्वर्ट कर देता हाँ है। कन्वर्ट कर देता है। बट फिर मैं कॉशियस देता हूँ सारे जो भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, कि सर उसमें जो अर्थ का अनर्थ कर देता है कई बार गुडविल जो गूगल है वो। सो प्लीज़ बी कॉशियस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो इंगेज एन एक्सपर्ट, इंगेज समवन हु नोज दैट, वो आपको एक्सप्लेन करेगा, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज क्योंकि लॉ में अगर अर्थ एक का बार अनर्थ हो इधर गया, उधर हुआ तो हाँ, पूरी पूरी बात ही पूरा निकल चेंज हो जाता जाता है। यस, और गूगल में ऐसा बहुत होता है। एग्जैक्टली। हाँ, गूगल तो एक जेनरिक उसका हो सकता है गूगल मुझे सू भी कर दे कि मैं गूगल के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। बट वो जेनरिक दे रहा है। करेक्ट। और जो फैक्ट है इसमें कोई हम Correct. कोई वैसे तो बोल रहे हैं कि कुछ झूठ है वैसा हम बोल Yes. रहे हैं। गॉट दैट। आपने gstclub.in ऐसी ऐप भी आपने लॉन्च की है। सो हाउ टेक रीशेपिंग दिस लीगल एंड लॉ साइड? सर आज की डेट में मेरे ख्याल से कुछ भी टेक के बिना पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस अनसेड है। आज जैसे हम लोग लॉ साइड में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कोर्ट्स के अंदर भी एआई अभी ओवरटेक कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल, आज की डेट में आज का यंगस्टर जो है वो 500 पेज की कमेंट्री पढ़ना पसंद नहीं करता, वो गूगल करना पसंद करता है। एग्जैक्टली। गूगल करेगा, चैट गूगल करेगा, उसको मिलेगा। तो वो चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करेगा तो उसको 10 ऑप्शंस वो दे देगा। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो 10 ऑप्शंस मिलने के बाद उसका काम चालू होता है, क्योंकि वो काम तो वो था जो क्लर्क करता है। क्लर्क का काम होता है कि ये जजमेंट कौन सी बुक में है, वो बुक निकाल के दे दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही कर रहा है जो क्लर्क ने किया। हाँ। वो किताब निकाल के दे रहा है जो आपको खोल के पढ़नी है फिजिकली, वो आपको सिस्टम पे दे रहा है जो आपको खोल के पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना, कि वो आप पढ़ें और पढ़ के आप अपने फैक्ट्स के साथ उसको एनालाइज करें कि आपके फैक्ट्स में सिमिलरिटी है क्या, ये जजमेंट आपको एप्लीकेबल है या नहीं है। सो टेक्नोलॉजी एज सच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जीएसटी क्लब की आप बात कर रहे हैं सर, वो 2016 में हमने लॉन्च किया था। जीएसटी जब मॉडल आया था तब उसका पर्पस ये था कि हम जीएसटी की अवेयरनेस तो देंगे ही, साथ में लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे कि आप अपने आर्टिकल्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। सो विद दैट लिमिटेड इंटेंशन वो हमने किया था, और अभी वो स्टेज पे है कि हम उसमें पूरा एक्ट, पूरे रूल्स, नोटिफिकेशन सब कुछ डाल चुके हैं। तो जिन लोगों को, फॉर एग्जांपल आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है, या से फॉर एग्जांपल आपके पास बुक नहीं है, तो आपको मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि सर सेक्शन 11 में क्या लिखा है, तो आप जीएसटी क्लब पे जाएंगे और आप उस पर लिखेंगे कि सेक्शन 11 की प्रोविजंस तो उसमें यूआरएल में, तो सेक्शन 11 आपका खुल जाएगा। सो वो एक हेल्प के लिए हमने बनाया, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हमको चार्ज नहीं कर रहे, हम अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए वो टूल बनाया है हम लोगों ने। सुपर। ये हाउ कैन बी अ प्रोफेशनल, एनी प्रोफेशनल कैन स्टे अपडेटेड? इतनी चीजें फटाफट 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 चेंज हो रही है, सो हाउ दे कैन रिमेन अपडेटेड? चैलेंजिंग है सर, और अदर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर हम, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं टैक्स लॉ भी करता हूँ, मल्टीपल लॉज करता हूँ, तो रोज 50-100 जजमेंट्स आते हैं मल्टीपल हाई कोर्ट्स के, संभव नहीं है पढ़ना सर। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अपडेट आप अपने सब्जेक्ट में रहो। फॉर एग्जांपल मैं, अगर मेरा जीएसटी है तो जीएसटी के अंदर आपको एक्सपर्ट रहना है, आपको अपना अपडेटेड रहना है। बाकी जो अलाइड मैटर्स हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, अलाइड क्या बोल सकते हैं, एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, उसके लिए आप यू कैन क्रिएट अ पूल जहाँ पे वो जितने भी जजमेंट्स आ रहे हैं वो जजमेंट्स के आप हेड नोट्स पढ़ लीजिए। फिर आपको लगता है कि नहीं ये हेड नोट इंटरेस्टिंग है या आपको हेल्प कर सकता है, तब आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं। या वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टूल हो सकता है जो आपको उसका ब्रीफ करके दे देगा। 400 पेज के जजमेंट को आपको 5 पेज में करके दे देगा, तो यू विल गेट द कंटेक्स्ट ऑफ दैट जजमेंट। फिर लगता है डिटेल में फिर आपको लगता है कि मेरे को थ्रेडवेयर पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है, देन यू कैन रीड इट, अदरवाइज नो नीड टू रीड दैट। तो अपडेटेड आई वुड से, अगर आप टैक्स लॉज में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, वो सब अपडेट रहना चाहिए कि दिल्ली में क्या चेंज हो रहा है। जजमेंट्स तो हजारों आते हैं, आप अपडेट नहीं हो सकते हो। आपका जब कोई केस आएगा या सिमिलर मैटर आएगा तब आप रिसर्च करिए, आपको मिलेगा। अदरवाइज आई विल पर्सनली से कि आप सारे जजमेंट्स में भी आप अपडेटेड रहें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लैंडमार्क जजमेंट्स में आप अपडेटेड हो सकते हो, जो बड़े जजमेंट्स हैं। जो ऑर्डर्स हैं जो 1 पेज 2 पेज के होते हैं उसमें अपडेटेड नहीं रहेंगे तो चलेगा। गॉट, ठीक। सो एक आपके कन्वर्सेशन जो अच्छी चीज क्या लगी पता है, जो फैक्ट है वो आप वैसे ही आप बता रहे हो। अरे अपडेट में ऐसे रहता हूँ वैसे रहता है, अरे रहना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। उस टाइम आपने बोला नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एंड दैट्स वेरी रियल। गॉट दैट। आपने 1500 से ज्यादा लेक्चर लिए, कोई स्पेसिफिक फेवरेट टॉपिक टू स्पीक अबाउट? अगेन वो आप बोलेंगे 5 बच्चों में से कुछ चुनना है, बट नहीं कोई फेवरेट टॉपिक्स तो वैसे बहुत सारे हैं जो चैलेंजिंग होते हैं। कभी कोई ऐसा आ जाता है, शुरुआत में हम पीपीटी बनाते थे, पीपीटी से करते थे कि डर लगता था यार भूल नहीं जाए कुछ।
अभी तो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा लिटिगेशन पे बोलना मुझे पसंद है। या अगेन आई विल कम कि मैं बेसिकली अंदर से एक टीचर हूँ, ओरिजिनली एक टीचर हूँ, तो शायद मुझे वो चीज़ पसंद है जिससे मैं लोगों को कुछ एडिशनल दे सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सेशन में मैं गया या कॉन्फ्रेंस में गया या एडवोकेट्स के में, अब वहाँ पे अगर मुझे टॉपिक मिलेगा हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स या हाउ टू हैंडल शोकाज नोटिस या हाउ टू फाइल अपील या ड्राफ्टिंग स्किल्स, हाउ टू हैंडल लिटिगेशन, तो वहाँ क्या होता है सर, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। आई गेट दैट सेटिस्फेक्शन कि वो 500 लोग बैठे हैं, उसमें से 10 लोगों के भी चेहरे पे मुझे दिखता है कि यार ही गॉट समथिंग न्यू। सो वो सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो मुझे इनमें मिलता है, जहाँ पे उनको मैं कुछ एडिशनल दे रहा हूँ। वो अभी तक कर रहे हैं, लेकिन शायद वो कहाँ गलत कर रहे हैं, वो शायद मैं उनको पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ, या वो क्या और कर सकते हैं मैं पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ। तो दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन। वो मैं बोलूँगा वही मेरा फेवरेट है। ठीक है। कोई कॉमन क्वेश्चंस या मिसकंसेप्शन ट्रेनिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स पूछते हो किससे? आपसे? कहीं ट्रेनिंग लेने गए, कोई टॉक लेने गए, कोई कॉमन मिसकंसेप्शन यू फील जो स्टूडेंट्स पूछते हो, प्रोफेशनल पूछते हो? लॉट से कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या वो, लेकिन मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि कुछ ऐसे कॉमन क्वेरीज रहती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स में तो हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स में जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। हम जो प्रोफेशनल की उसमें जाते हैं वहीं पे इंटरेक्शन होते हैं। उनके कॉमन क्वेश्चन सर लॉ से रिलेटेड होते हैं, और हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों का ऐसा कहना है, वो क्या, जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो 5 लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछ के आते हैं। या लेट से 5 सेशंस हैं, तो पहले के 4 सेशन हुए, मेरा 5वां है, तो पहले के चारों से वही सवाल पूछ के आते हैं, और फिर वो मेरे से भी पूछते हैं। मेरा ये कहना, आप सबसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो 5 में से जिसकी मेजोरिटी है उसको फॉलो कर लेते हैं। दैट इज द सैड पार्ट। ये बहुत कॉमन देखा है मैंने कि वो सबसे पूछेगा, फिर उसके हिसाब से जिसने आंसर दे दिया होगा वो उसको फॉलो कर लेगा। ये वो ना आजकल जो बोलते हैं मार्केटिंग या ये सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस है ना, तो वो एक चीज को चलाने के लिए 10 जने बोलते हैं और अपने उसको मानने लेते हैं। वैसा हो गया ओपिनियन। एग्जैक्टली। और दूसरा भी है, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि सर अगर नवीन सर ने मैंने जो पूछा और मेरे हिसाब से आंसर नहीं दिया तो इनको कुछ नहीं आता, और अविनाश ने अगर मेरे हिसाब से जो पूछा और मेरे हिसाब से आंसर दे दिया तो इसको सब कुछ आता है। तो वो कभी ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर सकता अपना। एग्जैक्टली। तो ये प्रॉब्लम है कि शुरुआत तो सुनना ही जजमेंट से कर। हाँ, कि उसको रियलिटी के लिए उसको न्यूट्रल होकर सुनना पड़ेगा, फिर जो 5 लोगों ने या 6 लोगों ने बोला उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन में। दैट वुड बी द बेटर वे, एंड ये कॉमन है, ये कॉमन मैंने फेस किया है सभी जगह पे। गॉट दैट। आप सीए स्टूडेंट्स के लिए भी बात करते हैं, सीए प्रोफेशनल्स के सामने भी आप यू गिव द लेक्चर्स और ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए बात हो रही है, जजेस के लिए भी कुछ टॉक्स आपने लिए। सो हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस डिफरेंट काइंड ऑफ खोपड़ियाँ? नहीं करना पड़ता सर, अभी तो एक्सपीरियंस हो गया शायद। तो उतनी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही बोलूँगा कि मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, बेयर एक्ट एंड बेयर रूल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं खुद बुक लिखता हूँ, लेकिन मैं बुक पढ़ता नहीं किसी की। गॉट दैट। तो आई कैनॉट एक्सपेक्ट द अदर्स आल्सो टू रीड माय बुक। बट एक होता है हेल्प लेना। तो शायद मैंने जब से मैं स्टूडेंट था तब से भी ऐसा ही था कि हम लोग एक्ट ज़्यादा पढ़ते थे, तो एक्ट वो बहुत कहीं अटक जाते हैं तो हम जरूर रेफरेंस बुक लेते हैं। तो फाइनली आई विल से प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत नहीं होती अगर आप एक्ट में क्लियर हो तो आप एक्ट में अच्छे रहो, प्लस आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है वो जरूर होता है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को रेफर करते हो या उनके सामने आप बोलते हो तो आपको उस लेवल पे बोलना पड़ता है, वहाँ नहीं, वो लेवल पे जाके बोलना पड़ता है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स को बोलते हो तो उस लेवल पे बोलना पड़ता है। एट द सेम टाइम जब आप ऑफिसर्स को बोलते हो तो उनका परसेप्शन एक अलग होता है। उनको ट्रेन किया गया है कि आप पुलिस मैन हो, आपको डाउट से देखना है, तो आपको उस एंगल से जाके उनको ट्रेन करना पड़ता है कि सर हर चीज़ डाउट के लिए नहीं है, और डाउट के लिए जो है वो ये ऐसे आप देखिए। सो केवल उतना माइंड फ्रेम का चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज कोई प्रिपेयर्डनेस की जरूरत नहीं है। और ये मैं सीए करता था उस टाइम, वो बोलते थे बैरेक पढ़ो, कभी बोरिंग लगता है सर वो बहुत। हाँ, कभी पल्ले ही नहीं पड़ा वो तो सीधे। मैंने तो लॉ तो ऐसे पढ़ा हुआ है जैसे उसकी वो
वो दाते की आती थी, कुछ वैसे कुछ बुक्स आती थी, वो जो जिसकी समरी आती है वो पढ़ पढ़ा के अपने दिन पहले इनडायरेक्ट टैक्स में पोपट आती थी, एक हाँ। पोपट की बुक आती थी पतली सी। बट अ क्विक मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स, कुछ में स्टेटमेंट है। जीएसटी हैज सिंप्लीफाइड द टैक्स सिस्टम, मिथ और फैक्ट? मिक्स्ड है, कुछ चीज़ों में 100% मिथ है, बट कुछ चीज़ों में फैक्ट है, ठीक, तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। गॉट दैट। क्यों? रीज़न है, ये इवॉल्विंग लॉ है। लॉ इवॉल्व होता है तो आपके लिए शायद वो नेगेटिव हो सकता है, मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है। एग्जैक्ट, So therefore, it's a blend of both, myth for someone and facts for someone. गॉट दैट, But certainly it has simplified. Got It has simplified, but not as expected. जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं किया, लेकिन सिंप्लीफाई हुआ Simplify है। जरूर। उसका एक छोटा सा मैं आंसर दूंगा। जब ये ओरिजिनली प्रपोज हुआ था जीएसटी, तो सिंगल टैक्स प्रपोज हुआ था अक्रॉस इंडिया। हाँ, तो ये कॉन्करेंट टैक्स नहीं हुआ था कि स्टेट भी लगाएगा सेंटर भी लगाएगा। तो ये स्टेट और सेंटर के चक्कर में ये कॉम्प्लिकेट हो गया, complicated, इसलिए वो सिंप्लिसिटी जो था उसका वो चला गया, इसलिए ये मिथ है। myth, got that. Again, myth और fact, ये कुछ 4-5 बंदे myth और fact, इवन explanation में आप सीधा myth fact बोल देंगे तो भी चलेगा। Once you register the GST, you are under constant surveillance. फैक्ट। Fact, got that. Tax notices are always a sign of wrongdoing. मिथ। Myth. ठीक. Insolvency means the end of the road for a company. मिथ। Got that. Cybercrime laws are applicable only for tech companies. मिथ। ये इतना ऐसे सोच के सब myth क्यों है? मैं तो जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग एंड ये आई एम क्यूरियस। नहीं, वो सोचना इसलिए पड़ता है बिकॉज जहाँ पे वेटेज ज़्यादा लगता है वो बोल देते हैं। है दोनों ही। है दोनों। लाइफ के सर दो कॉइन है, हर जगह वो दोनों एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। Got that. Legal maxims are outdated and irrelevant to modern litigation. एब्सोल्युटली मिथ। क्या? Got that. Good. So बीच में किसी भी पुराने लोगों ने जो भी बात बोली है सर, वो आज नहीं तो कल वो सच हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। वैसा ही लैटिन मैक्सिम्स है। Okay. ऑल दीज मैक्सिम्स एंड फ्रेजेस, लीगल फ्रेजेस जो हैं, वर ट्रू देन ऑल्सो, ट्रू टुडे ऑल्सो, एंड विल कंटिन्यू टू बी ट्रूथ इन फ्यूचर ऑल्सो। वो क्या है, वो बेसिक्स ऑफ लाइफ की तरह हो गया, तो वो बेसिक्स तो रह नहीं है। शायद अभी मुझे पढ़ने नहीं पड़े, मुझे कैसा Exactly, वर्ल्ड में नहीं exactly. रहना है। गॉट दैट। सो अगेन वन नेक्स्ट मूव, व्हाट ड्राइव्स योर पैशन फॉर मेंटरिंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक? टीचिंग ना, शौक, हाँ, इतने तो 10 बार आंसर आ गया। बहुत शौक है सर। और वही मैंने बोला ना, जब हम किसी के साथ कुछ भी शेयर करते हैं और उसकी आंखों में चमक देखते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं एक इलस्ट्रेशन आपको साथ शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ ने मेरे से शेयर किया था। एक बहुत ही रिनाउंड और रिस्पेक्टेड लेजेंड नेम है डॉक्टर गिरीश आहूजा। इनकम टैक्स की बुक सबने पढ़ी होगी। हाँ, उनकी। पढ़िए। तो गिरीश आहूजा सर का बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है जब बजट्स आता है। जब बजट अनाउंस होता है ना सर, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 74-75 ईयर्स की एज है, आज भी वो 3-3 सेशन लेते हैं, 2-2 3-3 घंटे के, यानी 9-10 घंटे। हाँ, आप टीचर हैं, आप समझ सकते हैं ओहो। क्या स्ट्रेन होता है। हाँ, अभी वो यहाँ है, 2 घंटे ट्रैवल करके जाएंगे बड़ौदा, वहाँ बोलेंगे, फिर ट्रैवल करके जाएंगे अहमदाबाद, वहाँ बोलेंगे। सूरत में At the age of 2 75. जगह, एट द एज ऑफ 75, एंड ही ट्रैवल्स एटलीस्ट फॉर अ मंथ विदाउट एनी ब्रेक, एंड 2-2 सेशन लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा हम एक प्रोग्राम करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक करते हैं, तो उसमें आए थे। तो अंचल उनको पिक करने गई, तो शी आज कि सर आप अभी आए हो, अभी आप यहाँ 3 घंटे सेशन लोगे और उसके बाद आप यहाँ से बाई रोड बॉम्बे जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ये कैसे आप करते हो? तो उन्होंने एक ही चीज़ की आंसर दी जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, कि बेटा जब वो तालियां बजती है ना, वो मेरा खाना पीना और सब कुछ है। दैट गिव्स मी एनर्जी। आई थिंक दैट इज ड्राइविंग अस, कि हम रात को, दिन में, कभी भी ऐसा रहता है और किसी को कुछ समझाना होता है या कोई सेशन लेना होता है, तो वी आर ऑलवेज रेडी। Got it. So what's your advice for young professional entering the taxation and corporate law field? Don't shy away from hard work. There is no shortcut to success. That is the only thing that I will say, because इसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, ये होगा कि शायद हमें कोई चीज़ अचीव करने में 25 साल लगे, आपको वो 15 साल लगेंगे। ठीक है। That keeps on evolving and you will get a better and a quicker result. But हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा।
विद योर परमिशन अगर मैं शेयर कर हाँ सकता हूँ, आराम से, कोई परमिशन है वो। हाँ प्रोफेशन में ऐसा होता है सर कि बहुत लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ मैं अभी ये बोला, हर बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड शॉर्टकट लेते हैं एंड दे अर्न ऑल्सो, दे मेक मनी ऑल्सो, दे ठीक है। मेक नेम ऑल्सो, एवरीथिंग, बट वो कितना सस्टेनेबल है। और अगर कुछ लोग ऐसे हो जो मैं बिलीव करता हूँ नेक्स्ट बर्थ में और पास्ट बर्थ में, प्रारब्ध में, हाँ हाँ, तो इसका इफेक्ट आज नहीं तो कल मिलता है। और एट द सेम टाइम फॉरगेट अबाउट द इफेक्ट एंड एवरीथिंग। आप अपने आप को क्या जवाब दोगे अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो? एग्जैक्टली। सो अगर मैं शॉर्टकट से आगे बढ़ा था, 2013 तक बढ़ा था सर, हाँ मैं एडमिट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। 2013 changed my life altogether. 13 to 2025, I have not entered into single rupee corruption. क्या बात। एंड यू आर And I'm developing. Yes, I am growing day by day. क्या बात। Only thing is I followed this mantra, hard work. Just give consistent hard work with self-trust. मैं तो लॉट ऑफ गूज बम्प्स इनटू दिस सेशन। नहीं देखो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट एवरीथिंग, मैं तो इस समझता हूं करप्शन के बिना तो छोटे लेवल पे नहीं होता तो क्या चलता होगा। एंड एट दिस लेवल वी आर मेंटेन दैट्स अ हेड्स ऑफ टू। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह हर तरीके के लोग हैं, अपने जैसा होते हैं। आप तो सर वैसे ढूंढ लेते इतने क्लासेस लेते हो, इतने सब पढ़ाते हो, मोटिवेशंस कराते हो, आपको अट्रैक्ट वो लोग ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। तो मैंने जब से माइंड चेंज किया तब से मेरे को वो लोग मिलते ही नहीं है क्या बात। जो लोग और फिर एक टाइम और लीगेसी बन जाती है कि भाई इसके बाद जाना तो हाँ, नहीं, yes. वैसे काम के लिए तो जाना। आपका नाम ही फिर वैसा हो जाता है कि फिर वो आपके बोगस इनवॉइस वाला आपको कांटेक्ट ही नहीं करेगा। क्या बात जो होता है। What are the three biggest trends shaping the future of tax law in India? 3 नहीं 1 2 तो भी चलेगा, बट जस्ट मैं 2 क्वेश्चन के 3 लिख रहे हैं। आई से जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, सो मे बी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, आफ्टर अ डिकेड और 2 डिकेड्स, ये लॉ इम्प्लीमेंट होना बहुत सिंपल हो जाएगा। सो दैट इज नाउ अ ट्रेंड जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत कर रही है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, अब वो इनकम टैक्स का नया लॉ लाए हैं, अगर उसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज होंगे तो वापस प्रॉब्लम होगी, जैसे जीएसटी में हुआ। हाँ अदरवाइज पर्पस इज टू सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स लॉज इज द emerging trend which is going to be there. Second would be, I would say, artificial intelligence. It's very important. Artificial intelligence, see, एक क्लर्क को हम रखते हैं अपने ऑफिस में या 5 क्लर्क को रखते हैं, उतनी एनर्जी अपन लगाते हैं उसके साथ में, तब वो एक रिजल्ट ड्रॉ करता है। एक व्यक्ति ऐसा है या एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमें मिल गया एज अ ब्लेसिंग, हम उसे ट्रेन करते हैं तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रेन कर दिया तो वो लाइफ टाइम तक हमें हेल्प करता है। यहाँ पे आपने वो 5 लोगों को ट्रेन किया, हमारे सीए प्रोफेशन में, एडवोकेट प्रोफेशन में सर वो 5 महीने रहेगा कि 5 साल, नोबडी नोस। फिर नया आएगा, फिर नए को ट्रेन करो किसी फील्ड में ये। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग थिंग्स दैट एवरी टैक्स लॉयर और a चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट अडॉप्ट। कितना यूज करेगा वो बात की चीज है, ठीक है। that doesn't matter. And third and most important trend is everything is becoming online. So we have to be accustomed with the latest trends of the cyber laws. क्योंकि सर जब ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन फ्रॉड्स भी उतने ही बढ़ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो आज फिशिंग एक्सरसाइजेज या ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन ट्रेंड हो रहा है कि आपके कोर्ट्स ऑनलाइन है सर। आज मैं ट्रैवल, हाँ आज मैं फिजिकल नहीं गया, आज मैंने वर्चुअल कोर्ट किया, कल मैं फिजिकल बॉम्बे हाई कोर्ट जा रहा हूँ और लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल अपीयर करूंगा। सो वर्चुअल कोर्ट्स भी हो गए। ऑप्शन, हाँ वी टेक दैट ऑप्शन बिकॉज कई बार ऐसा होता है मल्टीपल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है। सो आप एक कोर्ट में फिजिकल जाइए जहाँ पे आपको लगता है कि चलने वाला मैटर और इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्डर ले सकते हो, और दूसरे केसेस में आप जहाँ पे आपको लगता है सेकेंडरी रख सकते हैं वहाँ पे आप वर्चुअल अपीयर हो जाइए। सो आंसर वुड बी वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आंसर है, उसी को फॉलो करिए, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 ट्रेंड्स जो मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइबर लॉज। ऑनलाइन ट्रेंड हो रहा है तो आप उसके लिए अकस्टम्ड करिए अपने सिस्टम्स को और अपने इन हाउस व्हाट आई कैन से सर्वर्स को।
आजकल ये अटैक्स बहुत होते हैं रैंसमवेयर रैंसमवेयर। सो उन लोगों से बचने के लिए आपको खुद की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें मैं मानता हूँ कि टैक्स लॉस को रीडिफाइन करेगा आगे आने वाले 10-15 साल में। ठीक, इतना जब तक कन्वर्सेशन सुन रहे, यू आर अ पर्सन विद इंटेग्रिटी एंड ग्रिट, व्हाट रूटीन यू फॉलो इन डे टू डे लाइफ? ये कोई रात रात तो आता नहीं, व्हाट रूटीन यू फॉलो फॉर डे टू डे लाइफ? विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटेग्रिटी इंटीग्रिटी, एंड ग्रिट। नहीं सर, 2012 तक मैं इंटीग्रिटी में नहीं था। हाँ, 2013 के बाद मतलब अभी 2013 ऑनवर्ड्स मुझे दिस इज मुझे रिलेशन रियलाइजेशन, कि मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, बट यू आर इवन वेरी इंटीग्रेटेड इन दैट। हाँ, नहीं, तक obviously. नहीं था, सो दैट्स व्हाट। 2013 onwards I chose, and plus I was forced because of the circumstances and because मेरी मदर ने मुझे बोला कि अब कोई भी ऐसा इंस्टेंस आपको नहीं करना है, कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, हाँ, विल मैनेज एवरीथिंग। ठीक है। सो मैं इंटीग्रिटी में आ गया, या इंटीग्रिटी में आने की फॉलो करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर यही बोलूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके कुछ भी कमिट किया तो उसको फॉलो करूँ, कुछ भी मैंने अपने लिए रोड मैप मिला है तो उसको फॉलो करूँ, लेकिन फिर भी सर डेली एरर्स होती हैं या और डेली अपने आप से माफ़ी मांग के नेक्स्ट डे के लिए हम प्रोग्रेस करते हैं। गुड। So I'll say when we say that you are integrity, that is not the right way of defining it. I'm trying to follow the path of integrity, and I'm sure जब तक मैं चाहूँगा तब तक at least integrity के लिए my name will be recognized. सुपर। But that is my target. हाँ, और Nothing beyond that. मेरे कोच आप भी जानते हैं, चिराग भाई साहब, वो हमेशा बोलते हैं कि वो इंटेग्रिटी इज अ माउंटेन विदाउट टॉप। तो उस पर चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, उसका next क्योंकि वो चेंज होती रहती है सर, वो चेंज होती रहती है कंसिस्टेंटली, तो आप उसको नहीं डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो मैं ये मानूंगा ही नहीं कि इंटेग्रिटी में हूँ मैं, आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट पाथ। गुड, ठीक। ये कोड अपीयरेंसेस होते हैं, राइटिंग है, टीचिंग है, अलग अलग शहरों में अपीयरेंस है, सेशन लेना है, और साथ में एक अपनी फैमिली भी है। सो हाउ दैट ऑल इन जगली के बीच में, हाउ यू मैनेज एंड फाइंड टाइम? डिफ़िकल्ट है सर। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली मेरे को कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है, क्योंकि जब से मैं लॉ प्रैक्टिस में आया हूँ तब से मैं 5 दिन ट्रैवल करता हूँ हाँ, बिकॉज ऑफ मल्टीपल हाई कोर्ट्स। ऑनलाइन होने के बाद थोड़ा सा हेल्प हुआ है, बट अदरवाइज 4-5 दिन ट्रैवल करना पड़ता है वीक में। तो फाइनली जो सफ़र करती है वो फैमिली है, बट फैमिली हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट। और मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं यहाँ पे हूँ या जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है फैमिली में, आई एम देयर। चाहे वो मेरे बच्चों का स्कूल का पीटीएम हो या उनके कोई इम्पोर्टेंट ड्रामाज हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई मेक श्योर दैट आई एम देयर, अनलेस कि इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आउट ऑफ माई हैंड, मैं रहता हूँ। और कोशिश करता हूँ सैटरडे संडे जब भी है, जब भी फ्री है, उनके साथ हम खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जो वेकेशंस होते हैं उसके अंदर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। दैट इज़ द ओनली वे। बट फाइनल थिंग इज, यस, बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल माई फैमिली हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट और स्ट्रगलिंग अ लॉट, but at the same time they are very Support cooperative. So I'm very blessed that entire family, not only my immediate family, my wife and my kids, but my brother's family, my parents, all are supporting and cooperating with me. गॉड उसकी वजह से ही मैं ये कर पा रहा हूँ, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था। गॉड। अब एक क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा रैपिड फायर है, बट उसके पीछे मेरे को गाना सुनना। गाना तो अभी कहाँ, गला खराब मैं है। जैसा भी है, आई वांट टू। आज बहुत ऑस्पिशियस डे है सर। मेरे आइडल किशोर दा का आज बर्थडे है। It's 97th birthday. तो बनता है, हाँ, तो एक दो लाइन बनता है। श्योर 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 तो यू कैन सर। गाना खेलना कभी अपना कोई नेगेटिव है ही नहीं। नहीं, खेलना तो क्या यहाँ दिखा नहीं सकते, गाने का टैलेंट तो देख सकते हैं। खेलना तो अब होगा भी नहीं सर। आई वाज अ लेग स्पिन बॉलर, तब तो कंधा ही नहीं उठता सर, बॉलर की तो कहाँ बात। या वेरी नहीं, पहले कुछ और ले रहे थे एक क्वेश्चन है वो पूछ लूंगा उसके बाद। ये बहुत बड़ा चैलेंज है यार। विद सॉन्ग चल एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तब तक सोच लीजिए बैकग्राउंड, प्लीज। और व्हेनेवर यू फील हाँ, इसका तो वो मुझे सुनना तो है, वो रिकॉर्ड भी करना है। चलिए, सो व्हाट्स वन फेलियर यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे? 2013 ओके, आई एम ग्रेटफुल, ऑलवेज आई विल बी ग्रेटफुल, क्योंकि उसने मेरे को दैट डिफाइंड माई लाइफ कि मैं जो कर रहा हूँ 2000 ऑनवर्ड्स, जब से प्रैक्टिस में आया तब से आई हैव सीन लॉट ऑफ फेलियर्स। सॉफ्टवेयर कंपनी चालू किया, नेशनल लेवल पे गए, बंद हो गया, पैसे नहीं थे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, लोन लिया, वहाँ डिफ़ॉल्ट हो गया। तो एवरीथिंग, लॉट ऑफ फेलियर्स आई हैव सीन, अप्स एंड डाउन्स आई हैव सीन,
बट दिस वॉज माई डिफाइनिंग मोमेंट, जब वो हुआ कि नहीं अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग। और शायद वो नहीं होता तो ना नहीं अविनाश होता, यहाँ नहीं होता। नहीं नहीं अविनाश नहीं होता, एब्सोल्युटली नहीं होता। सर्विस टैक्स में करता था, सर्विसिंग में क्लासेस भी लेता था, बट हमेशा यही टेंटेड इज ऑलवेज टेंटेड एंड एथिकल इज ऑलवेज एथिकल। तो एथिकल चीज़ वो बाहर से निकल के दिखती है सर, और एटलीस्ट मेरा कॉन्फिडेंस है ना सर, मुझे आज डर नहीं लगता। पहले डर लगता था, हाँ, पहले रात को डर लगता था यार कल कुछ नहीं हो जाए। अभी किसी से डरता नहीं मैं, किसी से भी, मतलब कोई कमिश्नर भी होगा या कोई भी होगा तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन बिकॉज आई एम नॉट टेंटेड। दैट्स द पावर ऑफ इंटीग्रिटी एंड Yes. दैट ऑनेस्टी। सो 2013 आई वुड से। गॉट दैट गन। अरे यार, वो छोड़ेंगे तो नहीं, कोई है आपका स्पेसिफिक चॉइस? मेरा कोई किशोर कोई दा? चॉइस नहीं है, व्हाटएवर। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना। क्या बात है, सुपर। थैंक यू। तो कभी ऐसे तो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जाओ, लगता है शाम को जो एक वो होते हैं ना, Get बस्ती together. वाली नाइट होती है, उसमें जाके कुछ गाते गाने वाने हैं गाने हर वक्त गाते हैं। क्या बात। कहीं भी सर, कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ मैं रुकता हूँ, नाइट स्टे करता हूँ, और वहाँ पे कोई ऐसा कोई इवेंट होता है तो आई ऑलवेज सिंग। क्या बात, सुपर। सर ये कभी मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि आई डोंट डू, ये तो जान है। जैसे हाँ जान नहीं, मैं उसको ऐसा डिफाइन करता हूँ सर, मैं वाइफ को भी ऐसा बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी। मैं विपश्यना नहीं गया कभी, मुझे बहुत बार बोला गया है कि यू कैन बी अ चेंज मैन इफ यू गो टू विपश्यना, या बट फाइनली कहीं ना कहीं वो आपका इंट्रोस्पेक्शन है, या आपका आई नॉट से स्ट्रेस रिलीज है, बट इंट्रोस्पेक्शन है जिसके लिए शायद आप करते हो, या जिसको हम क्या बोलते हैं आप, मेडिटेशन है। मेरे लिए मेरा मेडिटेशन म्यूजिक है सर। सुपर। और मैं जिस दिन भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ, मैं आधा एक घंटा गाता हूँ, और वो आधा एक घंटा गा के आई गेट दी फुल एनर्जी, और मुझे कभी कोई फिर स्ट्रेस फील नहीं होता। एग्जैक्ट। सो दैट इज़ द रीज़न कि कहीं भी मौका मिलता है, आई नेवर लूज दिस। सुपर, गॉट इट। चलिए, रैपिड फायर। जी सर, गुड। आई विल ट्राई। वन थिंग यू लाइक अबाउट सूरत। एवरीथिंग आई लाइक अबाउट सूरत। सुपर। सो क्या बोलते हैं, बाहर से आके ना सूरत हैज बिकम द यस यस बेस्ट फॉर यू। सर, अहमदाबाद शिफ्ट होने वाले थे हम फैमिली के साथ, क्योंकि हाईकोर्ट की वजह से, हाँ, बट वी डिसाइडेड नॉट टू शिफ्ट। क्या बात। तो मैं आई स्ट्रगल, मैं सुबह 5 बजे उठ के यहाँ से निकलता हूँ, 9 बजे वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर कोर्ट करता हूँ, बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू शिफ्ट, क्योंकि सूरत छोड़ने जैसा नहीं है सर। क्या बात। ये मेरे दिल की बात बोलते, मुझे बोले कहीं पे भी जाके रहना नहीं, सूरत नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ना। इट्स सच अ ब्यूटीफुल पीपल एंड ब्यूटीफुल प्लेस। दिस हैज गिवन एवरीथिंग टू अस। गॉट दैट। बट उसके अलावा भी मैं जो देखता हूँ ना, आके बॉर्न ब्रॉट अप, मैं तो यहीं से हूँ, यहाँ के लोगों का जो कल्चर है ना, मस्ती का कल्चर, एक दूसरे को हेल्प करने का Yes. कल्चर, चैरिटी का कल्चर, वो फिनोमिनल है। Correct. लोग ऐसे बोलते हैं कि सूरत में बिजनेस इसलिए है कि यहाँ बिजनेसमैन है। मेरा थॉट पूरा उल्टा है। यहाँ पे हर दूसरा बंदा ना कोई तरह के सोशल कॉज में लगा हुआ है। गिविंग बैक का जो एटीट्यूड होता है, ट्रिमेंडस। सुपर। टी और कॉफी बिफोर बिग आर्गुमेंट इन कोर्ट? ऑब्वियसली टी। क्या बात है। ऑब्वियसली नहीं, आजकल की जनरेशन में ऑब्वियसली कॉफी आ गया है, इसलिए पूछना नहीं नहीं, ऑब्वियसली टी। फेवरेट कोर्ट रूम ड्रामा, मूवी और सीरीज? सब देखता हूँ, बट जैसे आपने बोला क्रिमिनल जस्टिस, आई नॉट से फेवरेट, बट यस आई प्रेफर इट। सूट्स करके एक है, हाँ, सूट्स वो पूरा नहीं है अभी तो, हाँ। उसकी सीरीज से वो कल ही। और प्लस काफ़ी जो भी मूवीज आती हैं कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें भी होता है देखते हैं। अभी लेटेस्ट में केसरी है, केसरी 2। केसरी 2, हाँ, इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा, गॉट दैट। लैंडमार्क जजमेंट यू एडमायर द मोस्ट? माई जजमेंट और एनीबॉडीज, आपका भी हो सकता है, उसमें मुझे भाई- दिक्कत नहीं। मेरा है तो मैं आप एंड कंपनी बोलूंगा, और अभी जो रिसेंट जजमेंट है, प्लस सफारी रिट्रीट है, वीकेसी फुटस्टेप्स है, देयर आर मल्टीपल जजमेंट्स। बट वैसे अगर बोले जिसने लॉ लेट डाउन किया होगा, तो आई थिंक देयर आर मेनी, बट सायरा बानो इज वन ऑफ द जजमेंट विच आई हैव रेड। सायरा बानो का एक जजमेंट, इसने डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट। गॉट इट।
CA, एडवोकेट, IB, एक ही टाइटल चूज करना हो तो क्या करो? अभी तो एडवोकेट, प्राउड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट बट वेरी हैप्पी टू बी एन एडवोकेट. Quite, ठीक है. फेवरेट बुक नॉन लीगल, लीगल में? कम पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता हूँ. हाँ. लेकिन आई थिंक ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट. Eat that frog. Very, very powerful book. One legal myth you hate. Everyone cannot become a good lawyer. I think I heard this. Got that. और या फिर आई वुड से फर्स्ट जनरेशन लॉयर कैनॉट बी अ सक्सेसफुल लॉयर. Success. तो जिसमें एक तो आपने ही तोड़ दिया है. नहीं, बहुत लोगों ने तोड़ा है. हाँ, but हाँ, live yes, example में yes, एक तो yes. आपने ही तोड़ा है. Got that. So it was really amazing. Thank you so much for finding time. And Thank you. सच बोलूं तो I'm really bubbling with energy with the inspiration which I got.